हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। हमने अभी तक इस तीसरी बुक में जो कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड है उसमें कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड को देखा, रेबल्स एंड राज को देखा एंड उस सीरीज में ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम महात्मा गांधी एंड जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, राष्ट्रवादी आंदोलन, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो गया, खिलाफत को जोड़ा गया उसको भी देखेंगे, फिर सिविल डिसोबीडियंस हो गया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। खास करके गांधी का रोल क्या था एज ए पॉलिटिशियन, एज ए स्टेट्समैन और एज ए सोशल रिफॉर्मर, उसको भी देखेंगे। नाउ अगेन ये वीडियो हमारी वन शॉट होने वाली है जिसमें कि एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे विथ ईच ऑफ द डिटेल्स। नाउ इस वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगी आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड फर्दर इस वीडियो के साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का क्विज भी तैयार किया है, तो आप अपने रिवीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राइज ऑफ गांधी एज अ लीडर, कि गांधी जो कि मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे बनते हैं, इस जर्नी को जानेंगे। उसके बाद नेशनलिस्टिक मूवमेंट, इसमें शुरुआत करेंगे जो सत्याग्रह हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस एंड लास्ट में हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट एंड देन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, पार्टीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गांधी के कैरेक्टर को जानने में। नाउ सबसे लास्ट में द फॉल ऑफ कमेट, के सितारा गिर चुका था 30 जनवरी 1948 को, इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, सर्कमस्टांसेस को जानेंगे एंड फिर देखेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार शुरुआत में कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस वीडियो में, चूंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो आपके लिए कंटेंट्स तैयार किए गए हैं इस वीडियो के एंड उसी हिसाब से हमने टाइम स्टैम्प भी लगाया, तो आप जहाँ से वीडियो को छोड़ेंगे अगली बार आप वहीं से वीडियो को देख सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस वी हैव अटैच्ड द टाइम स्टैम्प। नाउ कंटेंट्स में शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से कि ये चैप्टर आखिर है किस चीज़ पे, उसको डीप में समझेंगे। देन द इमरजेंस ऑफ गांधी एज अ लीडर, साउथ अफ्रीका में जो उनका स्ट्रगल था, देन फिर उसको कैसे सत्याग्रह इंप्लीमेंट करते हैं उसको देखेंगे। गांधी जीज रिटर्न टू इंडिया, इंडिया आते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, बीएचयू में उनका भाषण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको देखेंगे। देन बिगिनिंग ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया, इनको अपने ज़बान को प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिल गई। राजकुमार शुक्ला आते हैं चंपारण से एंड सत्याग्रह की शुरुआत होती है। इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रवाद है इसमें तो केवल बड़े वकील रजवाड़े शामिल हैं, कोई गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। तो इनका मेन मोटिव यही था कि हम कैसे राष्ट्रवाद के लहर में इन सारे तबकों को लपेट सके जो कि अब तक अनरिप्रेजेंटेड थे। उसके बाद देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से शुरू करा जाता है। देन फर्दर इट्स मर्जर विद खिलाफत मूवमेंट, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी। देन गांधी जी एज अ पीपल्स लीडर, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि गांधी जी के अलावा भी बहुत सारे लीडर्स आते हैं नेशनलिस्टिक मूवमेंट में, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो, पटेल हो, एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग आते हैं, अनगिनत लोग एंड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कहे तो कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाते हैं। लेकिन गांधी जी को इसलिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है बिकॉज ही वॉज द पीपल्स लीडर। उन्होंने अपने आप को मास से, मास यानी कि जो जनता है, मासेस से कनेक्ट करवा दिया था। कैसे करवाया उसको देखेंगे एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन नेशनलिज्म पे, इंडियन मूवमेंट पे, उसको देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इन कांग्रेस, गांधी जी के आने के बाद से एक नई यंगर लॉट आती है, बहुत डायनेमिक एंड इनर्जेटिक लीडर्स आते हैं, मौलाना आज़ाद से लेके जवाहरलाल नेहरू, कृपलानी, सरदार पटेल, बहुत सारे लोग आते हैं, सुभाष चंद्र बोस इंक्लूडिंग। तो सॉल्ट सत्याग्रह देखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक बार नॉन कॉपरेशन है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट सत्याग्रह। इसने एक तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी कमर एंड अकड़ दोनों तोड़ के रख दी, उसको देखेंगे। देन द एरा ऑफ डायलॉग्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, गांधी इरविन टॉक्स होगा, उसको देखेंगे। देन कांग्रेस एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, की वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कांग्रेस का क्या रोल था, कांग्रेस किस तरीके से पहले डिज़ाइन करती है हर एक मिनिस्ट्री से, फिर इंडिविजुअली सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है। देन फिर क्रिप्स कमीशन बुलाया जाएगा, फिर बातें चलेंगी, फर्दर वो भी फेल हो जाता है। देन द क्विट इंडिया मूवमेंट, अल्टीमेटली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करा जाता है। कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग, की अब तक 1940s तक आते आते इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो 3 पार्टीज में बढ़ चुका था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इसको हम एमएल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड प्रिंसली कोर्ट्स। तो ये तीनों दावेदार थे इंडियन इंडिपेंडेंस के। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमारे लिए एक सेपरेट नेशन दो, प्रिंसली कोर्ट्स कह रहे थे कि हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, हमें पुराना ही वो जो साम्राज्य था ब्रिटिश राज से पहले का वो चाहिए। कांग्रेस कह रही थी कि ना तो हम पार्टीशन होने देंगे, ना ही प्रिंसली कोर्ट्स को वापस से ऑटोनॉमी दी जाएगी, हमको बीच का हम हल निकाल लेते हैं। उसके बाद इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिया का किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया को, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे, माउंटबेटन का रोल देखेंगे, वेबल का रोल देखेंगे। देन पार्टीशन, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है पार्टीशन के कॉस्ट पे।
सो उसके बाद हम पढ़ेंगे द लास्ट डेज ऑफ गांधी जी। के पार्टीशन के बाद गांधी जी का जीवन किस तरीके से गुजर रहा था राइट्स विक्टिम एंड रिफ्यूजीज के बीच। देन फिर गांधी जी का क्या स्टैंड था ओवर द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हो गया या पार्टीशन को लेकर उनका क्या ओवरव्यू था उसको देखेंगे। देन मेजर सोर्स एंड इस बीच उनका असैसिनेशन होता है उसको भी जानेंगे। देन मेजर सोर्सेज फॉर डूइंग गांधी की गांधी को समझने के लिए इस महापुरुष को समझने के लिए हमारे पास मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं। बात करेंगे प्राइवेट लेटर्स की, पब्लिक स्पीचेस की, ऑटोबायोग्राफीज़ की, न्यूज़पेपर में जो इनके बारे में छपा जाता था, चाहे वो ग्लोबल न्यूज़पेपर हो, देसी न्यूज़पेपर हो, एंड जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे उनकी तो बात करी जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत करेंगे विंस्टन चर्चिल के एक कोट से, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन माने जाते हैं। कहते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर, कि मुझे हिटलर से डर नहीं लगता, बट आई एम अफ्रेड ऑफ हाफ नेकेड फ़कीर ऑफ इंडिया, कि मुझे भारत के अर्धनग्न फ़कीर से डर लगता है। एंड यहाँ पे जिस अर्धनग्न फ़कीर की बात करी जा रही है वो यहाँ पे है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत सारे देशों की हिस्ट्री में नेशनलिज्म को किसी एक व्यक्ति के रूप में जोड़ के उसका सिंबल माना जाता है। जैसा मान लेते हैं सम नेशनलिस्टिक लीडर नोन फॉर मेकिंग ऑफ दियर नेशन, जैसा कि गैरिबल्डी को आप जानते हैं, इटली के यूनिफिकेशन में उतना उनका बहुत बड़ा रोल था। देन जॉर्ज वाशिंगटन, वो भी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हीरो हैं। हो ची मिन, जो कि वियतनाम को आज़ाद करवाते हैं फ्रेंच कॉलोनियलिज्म से। देन महात्मा गांधी, उनको भी इसी लॉट ऑफ लीडर्स की श्रेणी में रखा जा सकता है, बिकॉज इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो इनसे कहीं भी कम नहीं है। सो महात्मा गांधी को भी आप कह सकते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म का सिंबल माना जाता है, एंड इसीलिए तो हम इनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। सो दीज आर द लीडर, दीज आर द कैरिस्मेटिक लीडर्स नोन फॉर मेकिंग ऑफ दियर नेशन। चाहे वो गैरिबल्डी की बात करें, इटली का यूनिफिकेशन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हो ची मिन, इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, एंड महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। तो इस चैप्टर में हमें किस तरीके से पढ़ना है एंड किन किन चीज़ों को पढ़ना है, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मोटिव क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गांधीयन नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म उससे पहले भी थी, मॉडरेट नेशनलिज्म होती थी, मिलिटेंट नेशनलिज्म होती थी। गांधीयन नेशनलिज्म में क्या खास बात थी उसको देखेंगे। देन गांधीज कनेक्शन विथ पीपल ऑफ वेरियस क्लासेस, अलग अलग तबके के लोगों के साथ उनका किस तरीके का कनेक्शन था उसको जानेंगे। देन स्ट्रगल ही वॉज इन्वॉल्व इन एंड ही इंस्पायर्ड, ऐसे मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे जिसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या जिसमें जिसको इन्होंने इंस्पायर करा था। ये खुद तो इन्वॉल्व नहीं हो सके थे डायरेक्टली, बट इन्होंने उसको इंस्पायर करा था, अपना इनकरेजमेंट दी थी। तो ये हमारा मेन मोटिव है। इसमें सबसे पहले हम गांधीयन नेशनलिज्म को समझेंगे, सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन गांधी जी कैसे पीपल्स लीडर बन के उभर के सामने आते हैं उसको देखेंगे। देन द फर्दर मूवमेंट्स, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन हो, बारडोली सत्याग्रह हो, साइमन कमीशन गो बैक का मूवमेंट हो, ये सारे मूवमेंट हो गए। चाहे इसमें गांधी जी खुद इन्वॉल्व थे या नहीं थे, बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे थे, जैसे मान लीजिए बारडोली सत्याग्रह या साइमन कमीशन वाला मूवमेंट, उसमें गांधी जी खुद फिजिकली इसमें पार्टिसिपेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस मूवमेंट्स को इंस्पायर्ड ज़रूर किया था, इनकरेज ज़रूर किया था। नाउ कमिंग टू द इमरजेंस ऑफ गांधी एज अ लीडर, कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से लेके महात्मा गांधी बनने तक का सफ़र, इसको देखेंगे। सफ़र के रूट्स हैं साउथ अफ्रीका से। गांधी जीज रेसिडेंस इन साउथ अफ्रीका वॉज फ्रॉम 1893 टू 1915, तो कुल मिला के 21-22 सालों तक वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उससे पहले वो लंदन गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने, पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया आते हैं, फिर जॉब की तलाश में साउथ अफ्रीका जाते हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका, किसी का केस लड़ना था, एक व्यापारी थे उनका। देन वहाँ पे सबको एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है उसके बारे में सबको मालूम है कि डरबन में उनको चलती गाड़ी से फेंक दिया जाता है, ओनली बिकॉज कि वो उनका जो स्किन था वो ब्लैक था। सो बिकॉज ऑफ हिज ब्लैक स्किन वो रेसिज्म का शिकार होते हैं, एंड उनके पास टिकट था फर्स्ट क्लास का, फिर भी उनको ट्रेन से फेंक दिया जाता बाहर, चलती ट्रेन से। नाउ यहीं से शुरुआत होती है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह एक ऐसा टूल था, एक ऐसा रेजिस्टेंस का टूल था जिसको कि पहले ना कभी किसी ने सुना था, ना कभी किसी ने देखा था। सत्याग्रह वॉज बेसिकली अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ बिगर काउज, एक बहुत बड़े पर्पस के लिए एक अहिंसक प्रदर्शन। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम एक बहुत बड़ा पर्पस विदाउट वायलेंस पा भी सकते हैं। सबको लगता था कि एक बहुत बड़ा चेंज अगर लाना है तो हमें वायलेंट होना ही पड़ेगा। गांधी जी इस मिथ को तोड़ते हैं, कहते हैं कि हम किसी भी बड़े पर्पस को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी पर्पस को हम विदाउट एनी वायलेंस अचीव कर सकते हैं, विदाउट एनी वायलेंस एकम्प्लिश कर सकते हैं। इसी आइडियोलॉजी को सत्याग्रह का नाम ये दिया जाता है। सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंट, अहिंसक प्रदर्शन फॉर अ बिगर काउज और फॉर अ बिगर पर्पस। तो सत्याग्रह वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, ये गांधी जी के साउथ अफ्रीका के दिनों की तस्वीर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे इनकी बोर्ड लगी हुई है, MK गांधी अटॉर्नी, वकील को अटॉर्नी कहा जाता था। गांधी जी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेसिस्ट लॉज। जो ये रेसिस्ट लॉज थे, जो डिस्क्रिमिनेशन लाते थे घोड़ों और कालों के बीच,
उनके लिए गांधी जी पहली बार सत्याग्रह करते हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की, आप ये कानूनों को वापस लें एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको आप एंड करें ताकि कलेक्टिव एंड इक्वल ग्रोथ हो सके। वहीं साउथ अफ्रीका में ही उनका कैरेक्टर पहली बार लोगों के सामने उभर के आया एंड वहीं पे पहली बार वो कहते हैं कि अगर चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो चाहे वो साउथ अफ्रीका की बात हो, अगर हमें यहाँ पे अपनी ग्रोथ चाहिए, हमें यहाँ पे डिग्निटी से रहना है, तो वी शुड प्रमोट द हारमोनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। जैसा कि सर सैयद अहमद खान कहते थे कि भारत जो है वो एक दुल्हन है एंड हिंदू एंड मुस्लिम तो आंखें उनकी, अगर एक भी आंख चलेगी तो पूरी खूबसूरती तबाह हो जाएगी। इसी तरीके से महात्मा गांधी प्रमोट करते थे कि हिंदू मुस्लिम हारमोनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम कलेक्टिवली एंड इक्वली ग्रो कर पाएंगे। उसके साथ ही वो शायद वाहिद ऐसे पहले लीडर थे एंड यंग लीडर, खास करके इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था लीडरशिप का, फिर भी तो वो पहली बार गांधी जी ही साउथ अफ्रीका में इनकरेज करते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, चाहे वो वुमेन के खिलाफ हो, चाहे वो लोअर क्लास कास्ट पीपल के खिलाफ हो, खासकर हिंदू समुदाय में जो वुमेन के खिलाफ एंड निचली तबके के लोगों के खिलाफ, चाहे वो दलित हो चाहे वो आदिवासी लोग हो, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनको एंड करने की बात करी थी। कहा था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए, चाहे इस रेसिस्ट लॉज से या इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनिज्म से, तो हमें सबसे पहले अपने ही लोगों से जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, हमारी बहन बेटियां हो एंड जो हमारे भाई हो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हुए, चाहे वो दलित हो आदिवासी हो, इनके साथ जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। विदाउट रिमूविंग दिस वी कैन नॉट अचीव वॉट वी वॉन्ट टू। उसके बाद दिस सत्याग्रह इज़ कंसिडर्ड एज द मेकिंग ऑफ महात्मा। बहुत सारे हिस्टोरियंस करार देते हैं कि इस सत्याग्रह ने ही महात्मा गांधी में एज अ लीडर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करा। एंड यहीं से आप देखें तो मेकिंग ऑफ महात्मा यानी कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक का सफ़र है, इसकी शुरुआत होती है। अभी जर्नी बहुत लंबी है, इंडिया जाना है, वहाँ सत्याग्रह करना है, नॉन कोऑपरेशन करना है, मुसलमानों को एक करना है, दलितों को एक करना है, एज ए पीपल लीडर्स बन के उस उभर के सामने आना है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, डील नेगोशिएट करनी है, फ्रीडम की बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करनी है आगे चल के। तो ये जो जर्नी है बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन रूट्स जो है वो साउथ अफ्रीका में कनेक्टेड है। वहाँ जो सत्याग्रह हुए रेसिज्म के खिलाफ, वहाँ जो बातें कही गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम हारमोनी को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने को लेके, चाहे वो वुमेन के खिलाफ हो या लोअर कास्ट पीपल के खिलाफ हो, ये सारी चीज़ों को हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ से महात्मा के मेकिंग की शुरुआत हुई। दिस वॉज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ महात्मा। नाउ गांधी जी जो 1893 से लेके 1915 तक बाहर थे, उस बीच इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई उसको देख लेते हैं जल्दी से टाइमलाइन के थ्रू। सो सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन होता है। खास बात ये थी कि ये जो विभाजन था, पार्टीशन था, वो कम्युनल बेसिस पे था। बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा गया कम्युनल बेसिस पे, यानी कि देखिए बंगाल है तो इसको बाइफरकेट कर दिया। इस पार मुस्लिम मेजॉरिटी थी, इस पार हिंदू मेजॉरिटी थी, ठीक है। तो इसी को लोगों ने अपोज किया कि एक तो आपको बाइफरकेट नहीं करना था क्योंकि बंगाल हमेशा यूनिफाइड रहा, ऊपर से आप जब बाइफरकेट कर रहे हो तो कम्युनल बेसिस पे क्यों कर रहा है, इससे तो डिफरेंसेस और बढ़ेंगे। एंड कंक्लूजन क्या होता है कि बहुत सारे यंग लोग आके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो मूवमेंट लॉन्च हुआ था। एंड इससे एक राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्लासेस, पहले भी एक्सट्रीमिस्ट क्लासेस के बहुत सारे एडवोकेट्स थे, लेकिन यंग लड़के जब आके, यंग रिवॉल्यूशनरीज जब आके इस चीज़ को अपोज करते हैं, तो इस तरीके से आप देखें तो मिलिटेंट नेशनलिज्म का उदय होता है। मिलिटेंट नेशनलिज्म एक टर्म है जो कि ब्रिटिश इतिहासकार यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे नेशनलिस्ट जो कि वॉयलेंस का सहारा लेते थे अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट वाज 1906 का स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें कि सबसे पहले लोगों ने ये समझा था, 1906 में जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें सबसे पहले लोगों ने ये समझा कि ये जो इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहा है, ये इसलिए रूल कर रहा है बिकॉज हम उनको अपने यहाँ रूल करने दे रहा है। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी तो लुल है हमारे यहाँ, यानी कि हम सारे सामान, क्योंकि हमने जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी, आप कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड पढ़ेंगे तो हमने बताया था आपको कि प्रायर टू इंडिया में जब ब्रिटिश रूल होता है उससे पहले हम क्या थे, हम तो सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे, हम तो एक्सपोर्ट कंट्री हुआ करते थे, दबा के माल एक्सपोर्ट करते थे। अभी हम इम्पोर्ट कंट्री हो गए थे क्योंकि सारी की सारी जो टेक्सटाइल्स हैं, फूड ग्रेन्स है, वो बाहर से आ रही है। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट में कहा गया कि जब आप भारत में बाहर से आए हुए कपड़ों को यूज़ करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश मर्केंट्स को जो फ़ायदा होता है वो तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। एंड जब पैसा ख़त्म है तो सारा इंटरेस्ट ही ख़त्म है, और इंटरेस्ट ख़त्म है तो हमको कॉलोनी फिर बनाएंगे क्यों। इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि इसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती है एंड कांग्रेस इस मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा वाइडली लीड करेगी। एंड जो बंगाल के विलेजेस थे, बिहार के विलेजेस थे, उड़ीसा के विलेजेस थे, वहाँ तक कांग्रेस की रीच पहुँच जाती है। पहले ये कांग्रेस की जो रीच थी वो सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल के बीच एंड सर्टेन सिटीज़ के बीच ही कन्फाइंड थी। फिर ये स्वदेशी मूवमेंट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आते हैं सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके बाल गंगाधर तिलक हो गए, बहुत सारे लोग आते हैं एंड अल्टीमेटली कांग्रेस की रीच, अल्टीमेटली मेरी फोर्स बढ़ जाती है। तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ 1907 का द सूरत स्प्लिट। कांग्रेस का सेशन होता है एक,
सूरत में, वहाँ पे क्या होता है ना कि स्प्लिट हो जाता है। कांग्रेस में 2 क्लासेस तभी थी, एक मॉडरेट। मॉडरेट क्या कहते थे कि हमें ना अपनी आज़ादी अगर मंगवानी है, आज़ादी का कॉन्सेप्ट तभी बहुत ही ज़्यादा वेग था, क्लियर नहीं था। कोई कहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कोई कहते थे हमें इंडिपेंडेंस जो है क्लियर चाहिए, कंप्लीट चाहिए। हालाँकि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बनता है 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में कहते हैं कि हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट पूर्ण स्वराज चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ सूरत स्प्लिट में जो मॉडरेट है एंड ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्स ऑफ द इवेंट में घटी है तो आपको बताना चाहिए। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच स्प्लिट हो जाता है। मॉडरेट कौन थे? मॉडरेट मानते थे कि हमें अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, अपनी मांगों को मनवाना है, तो हमें उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हमें कोई कोऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम वायलेंट मेथड के थ्रू, हम एग्रेशन के थ्रू अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। बेसिकली ये आइडियोलॉजी थी। इसको लेकर सूरत स्प्लिट में वो हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। कहते थे लोग कि मॉडरेट्स चाहते थे कि रास बिहारी घोष को इस सूरत स्प्लिट में प्रेसिडेंसी दी जाए। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को दी जाए। इसको लेके सूरत स्प्लिट हो गया एंड कांग्रेस इंटरनली बहुत वीक हो गई, क्योंकि कांग्रेस में मॉडरेट भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थी। मॉडरेट में बहुत सारे नाम आ जाते हैं, दादा भाई नौरोजी हो गया, फिर से आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले, मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी, वो हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना होगा। देन फिर आप कह लें तो एक्सट्रीमिस्ट में बहुत सारे लोग आते थे। लाल बाल पाड़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस एक ट्रिलॉजी है, लाल मिस लाल लाजपत राय, बाल मिस बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मिस विपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से सूरत स्प्लिट होने के बाद कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ये तीनों सालों में देखें तो मैसिव पॉलिटिकल चेंज आया। पहली बार आप देखें स्वदेशी मूवमेंट में एक खास बात ये थी कि स्वदेशी मूवमेंट शायद वो पहला मूवमेंट था जिसमें कि महिलाओं ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसके बाद देखेंगे तो नॉन सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सा लेती है, दांडी मार्च में। उससे पहले आप देखेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट ही इकलौता एक वाहिद एग्जाम्पल है इसमें कि महिलाओं ने पार्टिसिपेशन दिया था अपना। तो ये जो 3 पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। सबसे पहले तो पार्टीशन हुआ, बहुत ही ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो गए। जब स्वदेशी मूवमेंट में लोगों ने अपना एग्रेशन निकाला, कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार किया। देन फाइनली सूरत स्प्लिट में जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी वो क्लैश करती है एंड अल्टीमेटली स्प्लिट होता है, लोग टूट जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक हो गई है एंड अभी जाके देखेंगे तो बहुत सारे जो अनवांटेड चेंजेस है वो इंडिया पे थोपे जाएंगे, चाहे वो पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स हो, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट हो, कम्युनल अवार्ड का कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोर है। मुस्लिम लीग तो अभी राइज भी नहीं हुई सही से। तो इस पूरे एरा में 1909 से लेके 1919 तक, सॉरी 1919 तक, इस एरा में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो इन ह्यूमन लॉज है एंड बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिलिएटिव चीज़ें हैं उनको इम्पोज करने की कोशिश करती है। एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं द लीडर ऑफ मिलेनिया, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी वापस आते हैं इंडिया 1915 में एंड जिस डेट को आए थे जनवरी में पड़ता है शायद, उस डेट को हम इंडिया में प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, इमिग्रेंट्स दिवस। उसके बाद देखेंगे गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए तो सबसे पहले वो मिलते हैं अपने मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्होंने कि उनको बुलाया था। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलके क्या कहते हैं कि सरकार, हमने बहुत बढ़िया सक्सेस हासिल करी है सत्याग्रह करके साउथ अफ्रीका में, हम चाहते हैं कि हम यहाँ भी कुछ ऐसा ही करें। गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि रुको मोहनदास, तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तुम सबसे पहले क्या करो, भारत भ्रमण करो एक बार। क्योंकि तुम ठहरे बैरिस्टर, कोट पहनते हो, सूट पहनते हो, जूता पहनते हो, तो तुम अगर जिन लोगों के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। इसीलिए यू नीड टू टेक अ टूर ऑफ इंडिया टू गेट टू नो द ग्राउंड रियलिटीज। एंड ये जो भारत भ्रमण था, इसने ही गांधी जी को बाकी और सारे लीडर्स से अलग रख दिया, क्योंकि गांधी जी वॉज नाउ अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। उनको पता था कि किसी कहीं तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। एंड दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे जो बाहर से कपड़े मंगा के पहन रहे थे। तो गांधी जी इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा भारत भ्रमण करा एंड ग्राउंड रियलिटी से अवेयर किया खुद को। क्योंकि वो तो उनका तो हमने बताया ना आपको कि उनका कोई लीडरशिप बैकग्राउंड था ही नहीं। उनकी जो फैमिली थी वो तो सालों से मार्केट्स का काम करती थी। तो गांधी जी को कैसे पता है कि भाई मद्रास में जो किसान है उसकी क्या हालत है, या असम में जो चाय के बागानों में मजदूर काम कर रहा है उनकी क्या हालत है। इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले की जो एडवाइस थी कि आप सबसे पहले एक टूर लें इंडिया का, आप सबसे पहले एक भ्रमण करें, खास करके पूरी इंडिया के क्षेत्रों का, इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश उस दिनों का। तो आप जब भ्रमण करेंगे तो आप ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे एंड देन आप जो डिसीजन लेंगे वो आपको पता होगा कि ये सारे लोगों के इंटरेस्ट में है या नहीं है। इस तरीके से एक बेटर लीडर का फॉर्मेशन हो पाएगा ना। गांधी जी भारत भ्रमण के कोर्स में जाते हैं इनॉग्रेशन ऑफ बीएचयू में। बीएचयू में इनॉग्रेशन हो रहा था, बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था। अपने आप में ये बहुत सुनहरा अवसर इसलिए था क्योंकि बीएचयू उस ज़माने में बहुत कम नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी एंड बीएचयू के लिए जो पैसा आया था वो इंडियन नोबल्स के पैसों से आया था, रजवाड़ों के पैसे से आया था, इंडियन लोगों ने पैसा दिया था। एंड जो इनिशिएटिव था वो भी किसी इंडियन का था, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
तो इनॉग्रेशन ऑफ बीएचयू में इनको इनवाइट किया जाता है। गांधी जी हालांकि पॉपुलर तो थे क्योंकि सत्याग्रह इन्होंने साउथ अफ्रीका में इंप्लीमेंट करा था, लेकिन इंडिया में इनकी अभी तक उतनी रेलेवेंस थी नहीं, क्योंकि इंडिया में इन्होंने कुछ ऐसा मिराकल काम नहीं किया था। लेकिन फिर भी उनको इन्वाइट करा जाता क्योंकि ये अच्छे फिगर थे, इनका जो रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा था। एंड फर्दर वो भारत भ्रमण में थे, तो उन्होंने सोचा कि इनॉग्रेशन होना तो चला ही जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक गोल्डन इवेंट है, क्योंकि BHU was one of the first nationalist university in the India, and that was funded and backed by Indian nobles, and that was started with the Indian initiative of Madan Mohan Malviya. Now BHU में जो इनॉग्रेशन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, भाषण देते हैं। गांधी जी भी जाते हैं भाषण देने। गांधी जी ने देखा एक चीज़ बहुत उनको स्ट्रेंज लगी। सबसे पहले तो वो बहुत खुश हुए कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जो कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रमोट करेगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं उद्घाटन समारोह में, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा कि जितने भी लोग आए हैं वो एलीट्स हैं, वो कुलीन तबके के लोग हैं, वो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो राजकुमार थे, राजा थे, बड़े बड़े लॉयर्स थे, मर्केट्स से बहुत बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट थे। वहाँ पे कोई गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, आदिवासियों का, दलितों का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वहाँ मौजूद नहीं था। ये देख के गांधी जी को आश्चर्य लग गया कि भाई नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है, एंड यहाँ पे जो मेजर चंक ऑफ ऑडियंस है इंडिया की, जो कि गरीब है, किसान है, मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो गांधी जी यूज दिस ओकेजन टू एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटमेंट ओवर द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुअर एंड अप्रेस्ड। कि उन्होंने कहा कि मैं तो स्टंड हूँ कि आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो मेजर चंक ऑफ ऑडियंस है, जो कि गरीब है, मजदूर क्लासेस की है, जो दलित है, जो आदिवासी हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि ये जो इंडियन नेशनलिज्म है वो अब तक एक एलीट फिनोमिनन था। एलीट फिनोमिनन से मतलब होता है कि ये कुलीन लोगों द्वारा संचालित किया जाने वाला आंदोलन था। लेकिन जब तक ये सिर्फ कुलीन लोगों के हाथ में रहेगा तब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आपको आज़ादी चाहिए, अगर इंडिया को आज़ादी चाहिए एंड नेशनलिज्म को हमें हर एक गाँव तक अगर ले जाना है, तो हमें गरीबों एंड दबे कुचले हुए लोगों के इंटरेस्ट का भी ख्याल करना पड़ेगा। सो ही सेड दैट द नेशनलिज्म इन इंडिया इज़ एन एलाइट फिनोमिनन। वो कुलीन वर्गों द्वारा संचालित एंड कुलीन वर्गों द्वारा इनिशिएटेड आंदोलन है। एंड जब तक इसमें पुअर्स एंड ऑप्रेस्ड के जो इंटरेस्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे, तब तक आपको देश को आज़ादी नहीं मिलनी है, तब तक आप ब्रिटिशर्स के गुलाम ही बने रहेंगे। सो द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, ऑप्रेस्ड, कह लो तो वुमेन, ऑप्रेस्ड में सारे क्लासेस आ गए, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो दलित हो, अनटचेबल्स हो, सारे लोग आ गए। सो जब तक इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन तो वही है ना, मेजर पॉपुलेशन तो हमारी वही थी, गरीब गुर्बत में जीने वाले लोग। बहुत कम लोग बड़े बड़े लॉयर्स थे, बहुत कम लोग बहुत बड़े बड़े राजकुमार थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो एलीट फिनोमिनन है हमारा नेशनलिज्म, उसको लेके उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक कंपोजिट फिनोमिनन में। हमें ये जो नेशनलिज्म है इसके लपेट में सारे लोगों को लाना पड़ेगा, चाहे वो मजदूर क्लासेस हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, सारे लोगों को लाना पड़ेगा। ताकि जब सारे लोगों के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे तब सारे लोग इस आंदोलन को इनिशिएट करेंगे एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ज़्यादा जोर पड़ेगा एंड हमें फिर जो आज़ादी है वो और जल्दी मिलेगी। सो इस तरीके से जो BHU का इनाग्रेशन है, इसको इन्होंने एज ए मंच यूज़ करा वो बताने के लिए कि ये जो अब तक आप जो नेशनलिज्म कैरी कर रहे हैं वो बेसिकली एलीट नेशनलिज्म है। इसमें आपने अभी तक कोई भी गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का, महिलाओं का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं किया उस पैमाने पे, हालांकि किया भी होगा तो बहुत छोटे पैमाने पर। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक देश आज़ाद नहीं होने वाला। So basically, in the inauguration of BHU, Gandhiji first exhibited his intent to make the Indian nationalism as a proper representative of Indians as a whole. वो चाहते थे कि इंडियन नेशनलिज्म केवल कुछ ही लोगों को फायदा देने वाला क्यों रहा है। इंडियन नेशनलिज्म सबके लिए है, तो इस पे सबका रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए। महिलाओं का भी होना चाहिए, आदिवासियों का भी होना चाहिए, जो दलित है उनका भी होना चाहिए, जो कुचले हुए लोग हैं उनका भी होना चाहिए, किसानों का भी होना चाहिए, मजदूरों का भी होना चाहिए। तो जब तक ये इंडियन नेशनलिज्म एक एलीट फिनोमिनन रहेगी तब तक इंडिया में मूवमेंट कभी भी वाइडली स्प्रेड नहीं होने वाला, तब तक ब्रिटिशर्स पे हम ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए वी नीड टू हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियंस टू मेक द इंडियन नेशनलिज्म अ ग्रोइंग ideology and to be free from the clutches of British colonialism. So that was the inauguration of BHU. कैसे उन्होंने इस मंच को यूज़ करा था अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एंड अपने कैरेक्टर को एक्सपोज करने के लिए। तो अब तक हमने गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको देखा कि वो कहते थे कि इंडियन नेशनलिज्म केवल एलाइट फिनोमिना नहीं होना चाहिए, केवल एलीट लोगों को रिप्रेजेंट ना करे, इसमें गरीबों के, मजदूरों के, महिलाओं के, आदिवासियों के, दलितों के, सबके इंटरेस्ट शामिल होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कांग्रेस उन लोगों की भी बात उठाए, कांग्रेस में उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। इस आइडियोलॉजी को
उन्हें इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिलता है। ठीक 1 साल बाद 1916 में बेसिकली ये कहें तो चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। कहानी कुछ ऐसी है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। अब जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो चंपारण के किसान हैं पंडित राजकुमार शुक्ला, वो आते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि सरकार, हमने सुना है कि आप ऐसे-ऐसे इंडियन नेशनलिज्म को पूरे देश का बनाना चाहते हैं, उसमें गरीबों के, मज़दूरों के, किसानों के, सबके हित उसमें समाना चाहते हैं। तो आपके लिए हमारे पास एक प्रस्ताव है कि आप चंपारण आएँ। यहाँ पे हमारे साथ बहुत समस्या है किसानी को लेके। अंग्रेज़ ना तो हमारे लिए टेन्योर की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, हमें कभी भी ज़मीन से बेदखल कर दिया जा सकता है, और उसके अलावा हमें ये आज़ादी भी नहीं है कि हम अपनी ज़मीन पे क्या बो सकते हैं। तो वो मनमाने ढंग से हमसे इंडिगो, नील की खेती करवाते हैं। सो बेसिकली यहाँ से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई एंड यहीं से इंडिया में पहली बार सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट करा गया गांधी जी के द्वारा। सो बिगिनिंग ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम चंपारण। चंपारण देखेंगे, देन उसके बाद खेड़ा, गुजरात का एक गाँव था, वहाँ देखेंगे, देन अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ था। इन तीन जगह जो रीजनल सत्याग्रह हुए थे, इसने गांधी जी को पॉपुलर बना दिया। एंड देन एक बहुत बड़ा जो ऑल ओवर इंडिया वाला सत्याग्रह होता है, रॉलेट सत्याग्रह, उसको देखेंगे। सो चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत करते हैं। चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन चंपारण इन 1917। बेसिकली रीज़न ये था कि ये जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, उन्होंने किसानों को ना तो टेन्योर की सिक्योरिटी दी थी, ना ही फ्रीडम दी थी कि आप अपने ज़मीन पे क्या कल्टीवेट कर सकते हैं। तो किसान मजबूरन बेचारे अंग्रेज़ों के हुक्म पे इंडिगो की खेती किया करते थे, नील की, क्योंकि नील की खेती से क्या बनेगा, फिर डाई बनेगा एंड डाई फिर क्या होगा, ब्रिटेन एक्सपोर्ट होके जाएगा, वहाँ से क्या होगा कि कपड़ों को रंगा जाएगा एंड फिर वही कपड़े जो है फिनिश्ड गुड्स के रूप में इंडिया वापस एक्सपोर्ट किए जाएंगे। सो इस तरीके से दोनों तरफ से इंडिया का ही नुकसान था, इसलिए चंपारण सत्याग्रह करा जाता है। गांधी जी जाते हैं कोर्ट में, बयान देते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं दिस इज़ नॉट ह्यूमेन, एंड ना तो आपने किसानों को टेन्योर की सिक्योरिटी दी है कि जब मन तब उनको बेदखल कर दिया जाता है, एंड अगर आप उनसे इंडिगो उगाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक तो इंडिगो उगाने के नुकसान ये थे कि लगातार आप कंटिन्यूसली आप इंडिगो उगाएंगे किसी ज़मीन पे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर बहुत सारे लोग इंडिगो उगाएंगे, फूड ग्रेस उगाने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे देश में मान ले किसी साल फसल कम रहेगी तो क्या होगा कि अकाल आ जाएगा, फूड ग्रेस है ही नहीं और हम इंपोर्ट कर सके इतने ज़्यादा हमारे पास पैसे तो है नहीं। इस तरीके से यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाता है। फर्दर इट वॉज कंक्लूडेड विद अ चंपारण एग्रेरियन बिल, जिसमें कुछ रिलीफ दिया जाता है इंडिगो कल्टीवेटर्स को। जो इंडिगो कल्टीवेट करते थे उनको कहा जाता है कि आप ना करें, एंड लैंड टीनेट जो होते थे, जो कि जिनके टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं थी, उनको भी सिक्योरिटी दी जाती है। सो इस तरीके से जो चंपारण सत्याग्रह है वो कहें तो हाईली सक्सेसफुल था। देन उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा वॉज बेसिकली विलेज इन गुजरात। वहाँ पे 1918 में ठीक 1 साल बाद सत्याग्रह लॉन्च किया जाता। वहाँ पे रीज़न ये था कि किसान ये मांग कर रहे थे कि सरकार से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कि आप क्या करें ना, खेड़ा गुजरात उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, तो वहाँ किसान क्या चाहते थे कि देखें फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है, एक तो बारिश नहीं हुई, ऊपर से फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो किसान चाहते थे कि ये जो हमारे हार्वेस्ट बर्बाद हुए हैं इसके लिए हमें कुछ टैक्सेस में रिमिशन दी जाए, कुछ रियायत दी जाए, कुछ कटौती करी जाए। इसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। तो जब चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली है तो यहाँ के किसान फिर गांधी जी को आह्वान करते कि आप यहाँ आए। खेड़ा गांधी जी जाते हैं, वहाँ पे देखते समस्या कि भाई फसल तो बर्बाद हो गई है, तो पैसे कहाँ से देंगे। तो इसमें फिर कंक्लूजन ये निकलता है कि लास्ट में यहाँ पे भी देखेंगे तो अनशन किया जाएगा एंड सत्याग्रह लॉन्च किया जाएगा। सत्याग्रह में क्या था कि आप प्रदर्शन करें, अहिंसक प्रदर्शन करें एंड जी तोड़ प्रदर्शन करें टिल योर लास्ट ब्रेथ। उसके बाद इस खेड़ा सत्याग्रह का कंक्लूजन ये निकलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि देखें जो वेल टू डू किसान है, जो अमीर किसान है, वो टैक्स दे सकते हैं, उनको पूरा टैक्स लगेगा, लेकिन जो गरीब किसान है उनको हम कुछ रेमिशन देंगे। सो द पुअर पीजेंट्स गॉट रेमिशन एंड दोज हु कुड अफोर्ड टू पे द टैक्स वर अलाउड टू डू सो। जो अफोर्ड कर सकते थे उनको कहा गया कि आप पूरा का पूरा टैक्स पे करेंगे। नाउ थर्ड वाज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। एक चीज़ आपको बता दें कि अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ था वो पहले हुआ था, खेड़ा से पहले। तो सत्याग्रह यहाँ भी लॉन्च किया जाता है 1918 में। बेसिकली जो मिल वर्कर्स है वो चाहते थे कि हमारी जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में काम कराया जाता है। पहली चीज़, हमें एक बढ़िया गुड वर्किंग कंडीशन चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे जो वेजेस है उनको थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि इनसे हमारा खर्चा नहीं चल रहा। तो रीजन वॉज बेसिकली द वर्कर्स वे डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन एंड इंक्रीज वेजेस। इसको लेकर वो स्ट्राइक पे बैठे थे एंड जब गांधी जी इस स्ट्राइक को ज्वाइन करते हैं तब तो फोर्स और ज़्यादा, इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वर्कर्स को ना केवल बेटर कंडीशन का वादा किया गया, बल्कि उनकी जो इंक्रीमेंट है वो 35% से हो गई, उनकी जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, वो 35% से बढ़ गई थी। इन 3 जगह जो रीजनल सत्याग्रह हुए, इसने गांधी जी की पॉपुलैरिटी, उनकी रेपुटेशन को ऑल ओवर इंडिया फैला दिया। अब बारी थी एक ऑल ओवर इंडिया सत्याग्रह की। ये तो देखिए खेड़ा के एक छोटे से गांव में, गुजरात के एक छोटे से गांव में किया गया, अहमदाबाद में किया गया, ये चंपारण में किया गया। अब गांधी जी चूंकि इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे पूरे देश में नेशनलिज्म की लहर बनाई जाए, कैसे पूरे देश में सत्याग्रह को पॉपुलर किया जाए।
फिर गांधी जी को अवसर भी मिलता है एक देश भर में सत्याग्रह चलाने का, जिसको कि हम द रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। शुरुआत करेंगे इसके रीजन से कि रॉलेट सत्याग्रह आखिर शुरू कैसे किया गया, शुरू क्यों किया गया, फिर इसको संचालन कैसे करते हैं महात्मा गांधी, वो देखेंगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखेंगे। शुरुआत करते हैं द रीजन के साथ कि इस सत्याग्रह को लॉन्च क्यों किया गया। कहानी कुछ ऐसी है कि 1914 से 18 के बीच विश्व वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था। एंड इस वक्त क्या था, ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन थी बहुत बड़ी पावर मानी जाती थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, अगर वर्ल्ड वॉर में हम संलिप्त होंगे, इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो हो सकता है कि इंडिया हमारे हाथ से छूट जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा था, कहा इंडियन लीडर से बात करी, खास करके मॉडरेट से इनको वादा किया। कि सरकार देखें, हम आपको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट देंगे, हमारे सोल्जर्स आपके लिए लड़ने भी जाएंगे। वापसी में हमें क्या चाहिए, इन रिटर्न व्हाट वी वांट इज कि आप हमें या तो स्वाधीनता दें या हमें अपने से रूल करने दें, इधर डोमिनेट स्टेटस बना दें। तो ब्रिटिशर्स ने इस बात पे रजामंदी कर ली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1914 से 18 के बीच इंडिया में एक तरीके का ऐसा कानून लाया गया था जिसमें कि जो प्रेस है उसकी फ्रीडम को पूरी तरीके से छीन लिया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रिकैरियस थी। एंड उसके अलावा किसी भी आदमी को बिना किसी सबूत के, शक के आधार पर ही उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता था, उसको हिरासत में लिया जा सकता था। ये पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान रहा 1918 तक। ब्रिटिशर्स ने इसको इसलिए लगाया था क्योंकि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर बहाल है एंड पीसफुल सिचुएशन मेंटेन रहा, क्योंकि वॉर के दौरान तो अक्सर इनस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन 1918 के बाद जब ब्रिटिशर्स के पास ये मौका आया कि अब वो अपने वादे पे खड़े उतरे, क्योंकि इंडियंस ने तो खड़ा उतरा था, इंडियंस ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हम प्रॉमिस को निभाएं, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स उनके यहाँ काम करने गए थे, उनके लिए दूर से दूसरे लड़ने गए थे। एंड यहाँ पे मॉडरेट जो लीडर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था इस वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो अब इंडियन पीपल एंड खास करके जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने कि पार्ट लिया था अपने अपने देश के प्रॉमिस के बिहाफ पे, तो वो अब डिमांड करते हैं कि आपने जो वादा किया था कि हमें स्वाधीनता देंगे, हमें इंडिपेंडेंस देंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, वो कहाँ है। अब ब्रिटिशर्स अपने वादे से मुकर जाते हैं। एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रॉलेट एक्ट इम्पोज करते हैं। सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी बैठती है। वो कहती है कि इंडियंस अब मांगेंगे हमसे इंडिपेंडेंस, इंडियंस को चाहिए अब स्वाधीनता, डोमिनियन स्टेटस दे दो, नहीं तो इंडिपेंडेंस दे दो। लेकिन हमें देना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ी कॉलोनी है एंड सबसे प्रॉफिटेबल कॉलोनी है, तो इंडिया हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कानून हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान लगाया था इंडिया पे ना, कि प्रेस की फ्रीडम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, किसी भी आदमी को शक के आधार पर ही उस पर ट्रायल चला जा सकता था, उसको हिरासत में लिया जा सकता था, तो ये सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे वर्ल्ड वॉर के बाद भी। यही था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में जो इतनी ज़्यादा आप कहें तो इनह्यूमन प्रोविजंस थी, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान भी चली थी, लेकिन उसके बाद इसको कंटिन्यू करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि अब तो हालात नॉर्मल हो चुके थे। लेकिन ब्रिटिशर्स हैड इम्पोज्ड रॉलेट एक्ट ओवर द इंडियंस। रॉलेट एक्ट में वही प्रोविजंस थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान चीज़ें लगाई गई थी, कि प्रेस की फ्रीडम कट कर दी गई है, किसी भी आदमी को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, उस पर ट्रायल चला जा सकता है शक के बिना पे ही। तो ये जो रॉलेट एक्ट है इसको ब्लैक लॉ कहा गया। एंड इसको लेके गांधी जी देखते हैं, रॉलेट एक्ट बेसिकली करता क्या था, ये इंडियंस की फ्रीडम ऑफ लिविंग एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस को ब्रीच करता था। गांधी जी ने कहा कि ये तो ब्लैक लॉ है, ये तो काला कानून है, इसके खिलाफ सत्याग्रह करना तो बनता ही है, क्योंकि ये तो पूरे देश का मुद्दा है। एंड खास करके हमने एक प्रॉमिस किया जिसको कि हमने अपने एंड से निभाया भी था। हमारे सोल्जर्स ब्रिटेन के लिए लड़ने गए थे, ब्रिटेन के लिए जापान से लड़ रहा है, बाकी कंट्री से लड़ रहा है, तो हमने अपनी तरफ से प्रॉमिस निभाई, तो अब ब्रिटिशर्स को भी अपनी प्रॉमिस को निभाना चाहिए। तो गांधी जी इसको लेकर सत्याग्रह करते कि उन्होंने प्रॉमिस निभाने के बजाय हम पे एक ब्लैक लॉ, काला कानून थोप दिया रॉलेट एक्ट के रूप में। अब सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है फरवरी 1919 में। ड्यूरिंग द सत्याग्रह किस तरीके से संचालित होता है, तो सत्याग्रह बेसिकली अगर कहें तो नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया खास करके पंजाब के क्षेत्रों में, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। सो द सत्याग्रह वॉज वेरी मच पॉपुलर एंड इंटेंस इन पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एंड उसके अलावा देखेंगे तो चूंकि ये वर्ल्ड अक्रॉस इंडिया सत्याग्रह था, इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई रीजनल सत्याग्रह तो हो नहीं रहा है, खेड़ा जैसे, चंपारण जैसे या अहमदाबाद जैसे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, चूंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा सिचुएशन इंटेंस इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जो ब्रिटेन के लिए काम करने गए थे, उनके लिए लड़ने गए थे, वो पंजाब हरियाणा से ही गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले डिमांड करी कि हमें तो आपने सीधे सीधे स्टैप किया है, बैक स्टैप किया। तो पंजाब में जब सोल्जर्स एंड उनकी जो कम्युनिटी थी उन्होंने जब प्रोटेस्ट को और ज़्यादा इंटेंस कर दिया, हालांकि तभी भी नॉन वायलेंट ही था, अभी भी कोई अभी भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हो रहा था, अहिंसक ही हो रहा था, नॉन वायलेंट प्रदर्शन ही हो रहा था। तो जब कांग्रेसमैन सारे के सारे पंजाब की तरफ कूच करने लगते हैं, गांधी जी भी पंजाब को जाने लगते हैं, तो बीच में ही रास्ते में ही बहुत सारे कांग्रेसमैन को एंड इंक्लूडिंग गांधी जी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई जाती है एंड जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पे एक मीटिंग रखी जाती है कि अब आगे क्या किया जाए सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में। फिर आप देखेंगे तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि
प्रोटेस्ट एंडेड बेसिकली विद जलियांवाला बाग मैसेकर। 23 अप्रैल 1919 को ये जो जब गांधी जी एंड बाकी कांग्रेस के लीडर्स को डिटेन कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो जलियांवाला बाग एक अमृतसर में एक बहुत बड़ा पब्लिक प्लेस था। वहाँ पे सब गैदरिंग करते हैं, एक कांग्रेगेशन होता है, एक सभा बैठाई जाती है कि आगे अब हमें कौन से स्टेप लेना है सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में। फिर वहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल डायर आएंगे एंड वो फिर क्या करेगा, गोली चलाएगा एंड मोर देन 400 पीपल डाई ऑन द स्पॉट। उसके अलावा कितने इंजर्ड हुए, कितने ज़्यादा की जिंदगी तबाह हुई, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। सो दैट इज हाउ द रॉयलेट सत्याग्रह एंडेड, द प्रोटेस्ट एंडेड विद जलियांवाला बाग मैसेकर। लेकिन इस प्रोटेस्ट से एक पॉजिटिव चीज हुई कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी अक्रॉस इंडिया फैल गई एंड ही वाज नाउ कंसिडर्ड एज अ नेशनल लीडर। उनको अब एक नेशनल लीडर का दर्जा मिल चुका था। पहले रीजनल सत्याग्रह तो उन्होंने बहुत सारे किए, चंपारण खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में भी किया, लेकिन ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उससे पहले जो रॉयलेट सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी का एक कैरेक्टर निखर के आया एंड सबको लगा कि ये जो आदमी है ये ना केवल एथिकल है बल्कि अपने प्रिंसिपल को लेके बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड भी है एंड इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो मे बी सूनर और लेटर हमें ब्रिटिश चंगुल से आज़ादी मिल सकती है। इस तरीके से द रॉयलेट सत्याग्रह मेड गांधी जी नेशनल लीडर एंड हिज पॉपुलैरिटी स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया सब कॉन्टिनेंट थ्रू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। सो इस तरीके से रॉयलेट सत्याग्रह का एंड होता है, लेकिन एंड वॉज जस्ट अ बिगिनिंग। उसके कुछ ही सालों बाद अब गांधी जी शुरुआत करने वाले थे, बाउंस बैक करने वाले थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है बेसिकली? नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? रिनंसिएशन ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन। अगर इसको हिंदी में समझा जाए, रिनंसिएशन मतलब क्या होता है? त्याग करना। वॉलेंट्री मतलब हमने जो ऐच्छिक, हम जानबूझ के जो एसोसिएशन रखते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, उनको हमें कट ऑफ करना है। गांधी जी का क्या मानना था कि ब्रिटिशर्स देखिए संख्या में भी हमसे कम है एंड यहाँ भी कम है और ब्रिटेन में भी कम है, तो संख्या में चूंकि जब हमसे कम है तो वो हम पे रूल कैसे कर रहे हैं? तो गांधी जी को रीजन पता चला है कि देखिए इनके जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे वकील हमारे काम करते हैं, इनके ऑफिस में ऑफिशियल्स हमारे हैं, चपरासी हमारे हैं, इनके स्कूल्स में हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, इनके कॉलेजेस में हमारे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, पूरा का पूरा प्रशासन चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि इंडियंस इसे सपोर्ट करते हैं। एक तो इनके यहाँ काम करते हैं, इनके लिए पढ़ाई करते हैं, इनके लिए पढ़ाते भी है एंड इनके अंदर चाकरी भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आप जो भी ब्रिटिशर्स के साथ अपना संबंध रखते हैं आपको उसको कट ऑफ कर देना है। सो दिस इज बेसिकली अ नॉन कॉपरेशन। आपको ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना है, इसीलिए तो इसे असहयोग कहा गया ना। आप जो वकील बन के ब्रिटिश कोर्ट्स में जाके उनके मामलों को सुलझाते हो, ये तो एक तरीके का सहयोग हुआ ना। आपको ये सहयोग नहीं करना है। आप जो ब्रिटिशर्स के कॉलेजेस में जाके प्रोफेसर बन के पढ़ाते हो तो ये भी उनका सहयोग करना हुआ ना, तो इसको भी नहीं करना है। आप जो ब्रिटिश ऑफिसेज में वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम करते हो, वो भी तो एक सहयोग करना हुआ ना, इसको भी आपको नहीं करना। सो बेसिकली नॉन कॉपरेशन वाज असहयोग। दैट मीन्स कि रिनंसिएशन यानी कि त्याग ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन। जो भी आपने अपने ऐच्छिक तौर पे आप काम करते हैं, आप पे कोई दबाव तो नहीं बनाया गया वकील बनने का, आप पे कोई दबाव तो नहीं बनाया गया प्रोफेसर बनने का, आप खुद गए होंगे। तो आपने जो वॉलेंट्री एसोसिएशन बिठाया है अंग्रेजों के साथ, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर देंगे ना तो क्या होगा कि ब्रिटिशर्स के पास इतनी मैन पावर ही नहीं है कि ब्रिटेन से आदमी बुला के अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको रिक्रूट करना शुरू करे। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी चल रही है इंडियंस से। तो आप जब अपने पोस्ट से रिजाइन देंगे, आप जब अपनी सर्विस से रिजाइन देंगे एंड उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे, तो इनकी जो हमारे ऊपर सत्ता है वो 1 से 1.5 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर वो वापस इंग्लैंड चले जाएंगे एंड हम आज़ाद हो सकते हैं। तो ये आइडियोलॉजी थी बेसिकली गांधी जी की। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 1 अगस्त 1920 को। ये इसके साथ खिलाफत आंदोलन भी लॉन्च किया जाएगा, उसके बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था आपने समझ लिया। इसके कुछ फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। सो फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, सबसे पहले क्या कहा गया, स्कूल्स और कॉलेजेस अटेंड करने से स्टूडेंट्स को मना किया गया। स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप ब्रिटिश कॉलेज एंड स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ फीस देते हैं, तो ये भी एक तरीके से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करना हुआ। वकीलों को कहा गया कि आप कोर्ट्स ना अटेंड करें। ऑफिशियल्स को कहा गया कि आप जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, खास करके आईसीएस वाले, उनको कहा गया कि आप रिजाइन दें अपनी सर्विस से, क्योंकि आप ब्रिटिशर्स के लिए सर्व करते हैं, इसका मतलब आप उनसे कॉपरेट कर रहे हैं एंड इसीलिए वो यहाँ इंडिया में अपनी जो कॉलोनी है उसको बढ़िया से फ्लरिश करवा रहा है। उसके बाद मिल वर्कर्स को कहा गया कि आप मिलों में काम ना करें, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, टेक्सटाइल में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, एग्रीकल्चर में कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उनको इकॉनमिक नुकसान होगा एंड इकॉनमिक नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, तो खुद ही मजबूर होकर इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद गांधी जी ने इंडियंस से ये भी आग्रह किया कि आप कोई टैक्स भी ना दे। आप ना तो कोई सर्विस देंगे ना ही कोई टैक्स देंगे। टैक्स से ही तो आखिर पूरी की पूरी सत्ता चलती है ना, जो देश चलता है हमारा वो टैक्स से ही चलता है। तो आप टैक्स भी ना दे, नो टैक्स नो सर्विस। हम सर्विस भी कुछ नहीं देंगे,
हम कॉपरेशन भी कुछ नहीं करेंगे एंड बिसाइड हम आपको कुछ टैक्स भी नहीं देंगे। सो आइडियोलॉजी क्या थी गांधी जी की कि अगर इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करना बंद कर दे तो बेसिकली 1 से 1.5 साल के अंदर ब्रिटिश हुकूमत है वो यहाँ से चली जाएगी एंड हम जो कॉलोनिज्म के चंगुल में फंसे हुए थे इतने सालों से वो तुरंत ही आज़ाद हो सकते हैं। सो दैट वाज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और ज़्यादा वाइड करने के लिए, इसके स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा पार्टिसिपेशन लाने के लिए इन्होंने सोचा कि हम खिलाफत आंदोलन के साथ मर्ज कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन बेसिकली एक मुस्लिम बेस्ड इस्लाम पैन इंडिया आंदोलन था। इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर क्या था उसको देखते हैं। खिलाफत आंदोलन आखिर क्या था क्या, तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी की कटिंग है। खिलाफत आंदोलन बेसिकली 1919 में शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन से पहले शुरू होता है। लीडर्स कौन कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। हो सकता है कि आपने 10th क्लास में इनके बारे में पढ़ा भी हो। ये बेसिकली क्या डिमांड करते थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आके वहाँ पे एक टर्की के कमाल अटातुर्क थे, उन्होंने खलीफा की पोजीशन को हटा दिया एंड वहाँ पे यानी जो खलीफा मतलब क्या होता था, जब आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो खलीफा मीन्स जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर होता है हर एक मुस्लिम प्रोविंसेस का, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो थाईलैंड में हो, इनसे मतलब नहीं पड़ता। मुस्लिम प्रोविंसेस, मुस्लिम एम्पायर्स का एक पॉलिटिकल एंड एक रिलीजियस लीडर होगा जिसकी बात सारे लोग मानेंगे। इसको हम लोग कैलिफेट की पोजीशन कहते हैं, इसको हम लोग कैलिफ या खलीफा कहते हैं। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट था वो बेसिकली ये डिमांड करता था मोहम्मद अली या शौकत अली के नेतृत्व में कि ये जो खलीफा की पोजीशन है उसको पहले से रिस्टोर करा जाए, जो कि आपने हटा दिया 1919 में, उसको पहले से आप फिर से रिस्टोर करें। उसके अलावा एक और उनका प्रोविज़न ये था कि जो जिज़ारत उल अरब है, यानी कि जो कुछ इलाके आते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा श्रद्धा जुड़ी हुई है मुस्लिम समुदाय के लोगों की, चाहे वो अरबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, पैलेस्टीन हो, वहाँ पे वो जो इलाका है वो मुस्लिम सॉवरेनिटी के अंदर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो सरकार है वो हमेशा मुस्लिम लोगों की ही बननी चाहिए। उसके बाद क्या कहा था कि खलीफा को आप इतनी टेरिटरी या इतना रिसोर्सेज दे दें कि वो कम से कम अपने जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनको रूल कर सके। सो दैट वाज बेसिकली द प्रोविजन। इसको लेके बेसिकली आप अगर एक प्रोविजन माने खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ खलीफा। खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू करा गया था कि जो कैलिफेट की पोजीशन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया कमाल अटातुर्क के द्वारा। उसके बाद कहते हैं कि हमें कैलिफ की पोजीशन को टू रिस्टोर द कैलिफ, हमें कैलिफ की पोजीशन को या कैलिफेट कह लें, खिलाफत की पोजीशन को हमें रिस्टोर करनी है। सो इसलिए शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली ये आंदोलन कर रहे थे। इनका भी आंदोलन जायज़ था कि इतने सालों से जब ये पॉलिटिकल लीडर एंड रिलीजियस लीडर अपने खलीफा को मानते थे तो अचानक से इसको हटाना यानी कि मुस्लिम एक सनसनीखेज वारदात हो गई, क्योंकि मुस्लिम अपने सेंटिमेंट्स को हट किया। गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। उन्होंने देखा कि इनडायरेक्टली मुस्लिम्स भी बहुत भारी पैमाने पे अंग्रेज़ों का विरोध कर रहा है एंड नॉन कॉपरेशन में तो हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, क्योंकि जो भी हमारी बात को सुनेगा उनको ये चीज़ लॉजिकल लगेगी एंड खिलाफत मूवमेंट भी अपने में जायज़ था। तो इन्होंने सोचा कि हम अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्कोप को बढ़ा दें, इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेशन ले आए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकेगा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड विद खिलाफत मूवमेंट इन 1 अगस्त 1920। ये मर्जर होता है। पहले दिल्ली में एक मीटिंग होगी कांग्रेस की, जो खिलाफत कमेटी की, दोनों की मीटिंग होगी। बाद में फिर एक एग्रीमेंट बनता है, फिर जाके ये दोनों मूवमेंट साथ में लॉन्च करे जाते हैं 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद मोटिव क्या था मर्जर करने का खिलाफत आंदोलन के साथ? पहली चीज़ कि ये जो खिलाफत आंदोलन के साथ हम मर्ज करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, इससे क्या होगा कि ये जो मूवमेंट है इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हिंदुओं का भी, मुस्लिमों का भी। एंड जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट लगेंगे, तो क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उसके अलावा इससे क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम एक हो पाएंगे, क्योंकि दोनों का ही अब देखें, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक चाहते हैं कि हमें खिलाफत रिस्टोर करना है एंड एक चाहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स का सहयोग ना करें, लेकिन जो डेस्टिनी है वो एक ही है कि ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाना है। खिलाफत अगर रिस्टोर करेंगे तो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस टर्की से कम होगा। यहाँ पे अगर हम उनको नॉन कॉपरेट करते हैं तो यहाँ से उनका इन्फ्लुएंस कम होगा। इसीलिए एक तरीके की हार्मनी बैठेगी, क्योंकि डेस्टिनेशन तो हम दोनों का ही एक है। सो इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग द हार्मनी बिटवीन टू सेक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी ये बात कही थी कि अगर हमें इंडिया में आज़ादी चाहिए, यही में साउथ अफ्रीका में भी अगर हमें डिग्निटी को बचाना है, तो सबसे पहले हिंदू एंड मुस्लिम्स को एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एक नहीं हो सकते तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। उसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स आप देख लें, कुछ आंकड़े, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो आंदोलन है, अच्छा देखिए, जो मर्ज हो गया खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन का ना, इसके बाद भी इस मूवमेंट को हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही कहते हैं। हालांकि दोनों मूवमेंट साथ में ही चल रहा है, खिलाफत भी चल रहा है, नॉन कॉपरेशन भी चल रहा है, लेकिन आप कह लें तो मूवमेंट के नाम पे सिर्फ नॉन कॉपरेशन ही कहा जाता है। खिलाफत मूवमेंट हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लें। गांधी जी ने जो आह्वान किया था कि कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं जाएगा, मिले बंद रहेंगी, कोर्ट्स बंद रहेंगे, तो उसका असर क्या हुआ? कुल मिला के 396 स्ट्राइक्स होते हैं। उसके अलावा 6 लाख वर्कर्स अपने
स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व होते हैं वो काम बंद कर देते हैं। एंड तकरीबन 7 लाख वर्क डेज का लॉस होता है, मतलब कि 7 लाख वर्क डेज यानी कि जितना प्रोडक्शन 7 लाख दिनों में हो सकता था उसका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि 6 लाख वर्कर्स तो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं एंड 396 जगह पे कुल मिला के स्ट्राइक होते हैं ऑल ओवर इंडिया। सो अक्रॉस द इंडिया दिस मूवमेंट गॉट इमेंस सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस उसको मिली, क्योंकि पहले तो नॉन कॉपरेशन का मोटिव बहुत बढ़िया था, सबको ये आइडिया पिच कर गया। उसके बाद जब खिलाफत के साथ हमने मर्जर कर लिया तो इसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग जो कि अब तक इस आइडिया से अनअवेयर थे वो भी जुड़ जाते हैं। तो जब हिंदू मुस्लिम साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब लोग साथ में मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने ही वाला था। अब इस मूवमेंट के इम्पैक्ट को देख लेते हैं एक बार। सो द इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट, सबसे पहले इस मूवमेंट ने, जो कि इसमें इकोनॉमिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, मिलें चल नहीं रही थी, ऑफिस चल नहीं रहे थे, तो इट ब्रोक द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपने देखा था कि 6 लाख वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं, 70 लाख वर्किंग डेज का नुकसान हुआ है। सो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का इनको नुकसान हुआ होगा, प्रोडक्शन के फील्ड में किस लेवल का इनको नुकसान हुआ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। सो इट ब्रोक द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद इस मूवमेंट के मद्देनज़र हिल ट्राइब्स जो थी आंध्रा की, उन्होंने देखा, जबकि गांधी जी ने कहा था कि आप टैक्सेस ना दे, जितने भी लॉज हैं उनको वायलेट करें, तो जो हिल ट्राइबल्स थे आंध्रा के, जिन्होंने कि फॉरेस्ट को इतने दिनों तक अपना भगवान माना था, उनको अचानक से अंग्रेज क्या कहते हैं कि आप फॉरेस्ट में आना जाना बंद करें, क्योंकि फॉरेस्ट जो है अब गवर्नमेंट संपत्ति हो गई है। तो वो इस फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करते हुए फॉरेस्ट में घुस जाते हैं एंड उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू करते हैं। उसके बाद जो अवध के फार्मर्स थे उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। उसके बाद बेसिकली दिस मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1857 शुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि इस मूवमेंट ने 1857 के बाद पहला ऐसा मूवमेंट था, हालांकि स्वदेशी मूवमेंट में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला था, लेकिन ये जो मूवमेंट था हमारा नॉन कॉपरेशन का, ये मूवमेंट पूरी तरीके से ब्रिटिश सत्ता की कमर तोड़ देता है। बहुत सालों बाद, तकरीबन 60-70 सालों बाद, 1857 की क्रांति के बाद ये चीज़ हुई थी पहली बार। इससे बड़ा हादसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए 1857 थी। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो थोड़ा सा स्वदेशी मूवमेंट में भी इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन जितना लेवल का इस पे पड़ा नॉन कॉपरेशन में, उतना सिर्फ उससे पहले 1857 की क्रांति के दौरान ही पड़ा था। उसके बाद अगर आप देखिए तो कंक्लूजन कैसे होता है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी, अच्छे से इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा था, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया हो, सदर्न इंडिया हो, वेस्टर्न इंडिया हो, ईस्टर्न इंडिया हो। हालांकि बंगाल के भी इलाके में बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन क्या होता है, अचानक से बिहार यूपी के बॉर्डर पे गोरखपुर नाम की सिटी है, वहाँ पे एक विलेज है चौड़ा चौड़ी, वहाँ पे क्या कर देते हैं कुछ गाँव के लोग आक्रोश में आके वो लोग क्या करते हैं, एक थाने को जला देते हैं। उस थाने में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनकी डेथ हो जाती है, वो लोग जिंदा जल जाते हैं। गांधी जी अपने आइडिया को लेके बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, हमने आपको पहले ही बताया था, वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। सो हेयर इकर्ड द वायलेंस एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे आप एक बार देख लें, गोरखपुर यहाँ पड़ता, सॉरी ये तो बिहार एंड बंगाल का बॉर्डर हो गया, यहाँ पे हेड इज गोरखपुर एंड चौड़ा चौड़ी। तो यहाँ पे चौड़ा चौड़ी विलेज में जो वायलेंट होती है, ये वायलेंस की घटना होती है। इसके बाद गांधी जी बेसिकली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। सो अब ये जो मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतने बढ़िया से चल रहा था, इसको अब कॉल ऑफ किया जाएगा, इसको वापस से लिया जाएगा। तो ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको फिर कॉल ऑफ किया जाएगा, इसको वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी की ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद ना भी आई, क्योंकि जो यंग लड़के थे, यंग रिवॉल्यूशनरीज थे, वो पूरे मूवमेंट के जोन में आ गए थे, नेशनलिज्म के रंग में खुद को रंग लिया था उन्होंने। लेकिन जब अचानक से इस रेबेलियन को, इस मूवमेंट को, रेबेलियन तो नहीं कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे सर, मूवमेंट को जब कॉल ऑफ किया जाता है गांधी जी की तरफ से, तो ये जो स्टेप है उनको पसंद नहीं आया। बहरहाल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी इस मूवमेंट के कारण, एंड गांधी जी हैड बीन एक्सेप्टेड बाय द इंडियन मासेस, यानी कि भारतीय जनता के द्वारा उनको लीडर एंड मसीहा के रूप में भी देखा जाने लगा था। आगे की स्लाइड्स में, आगे जो अब हमारी वीडियो होने वाली है, उसमें हम देखेंगे कि गांधी जी पीपल, लोगों की नज़र में वो कैसे लीडर थे। तो गांधी जी एज अ पीपल्स लीडर, गांधी जी को ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों के लीडर थे, वो हर एक लोगों के लीडर थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, सबके लीडर थे वो। तो गांधी जी एज अ पीपल्स लीडर, आम जनता के लीडर, हमारे प्रिय गांधी जी, वो कैसे थे। सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। सो थ्रू हिज एफर्ट्स गांधी जी ने एक चीज़ तो इंश्योर कर दी कि अब जो इंडियन नेशनलिज्म था वो कोई एलीट फेनोमेनन नहीं था, अब इसमें हर एक इंडियन का रिप्रेजेंटेशन था, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक हो, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। एंड गांधी जी कोशिश कर रहे थे कि सभी लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। इस तरीके से गांधी जी अगर कहें तो एज ए पीपल्स लीडर एक्सेप्ट किए जाते हैं, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम विथ वेरियस नेम। गांधी जी को महात्मा नाम से कहा जाता है, कहीं कहीं गांधी बाबा नाम से, कहीं कहीं गांधी महाराज, और बहुत सारे लोग तो इनको मिराकुलस मैन मानते थे, कहते थे कि ये कोई जादू टोना कर देते हैं, कि इनके आते ही सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो भाग खड़े होते हैं।
उसके बाद गांधी जी का जो ये पॉपुलैरिटी है उसमें सबसे बड़ा रोल इनका था चरखे का। इनकी जो स्टाइल थी, इनका जो एग्जीबिशन था अपने कैरेक्टर का जो इनका प्रदर्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनको पता था कि इनकी हर एक चीज़ लोग गौर करते हैं। तो गांधी जी ने इस तरीके से अपने आप को एग्जिबिट करा ताकि जो जनता है उनसे कुछ सीख सके और उनको फॉलो कर सके। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ चरखा इन मेकिंग गांधी एज अ नेशनल लीडर? तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें, गांधी जी चरखा चलाते हैं। हिज अ इमेज, गांधी जी चरखा चला रहे हैं। गांधी जी ने चरखा को कहा कि चरखा इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। अभी जो मोदी जी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो गांधी जी ने कहा कि ये जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एरा है, ये जो औद्योगिक क्रांति की युग है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से मशीनों के आने की वजह से, क्योंकि मशीन तो लोगों के मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर देती है। एंड बहुत सारे लोग जब अनएम्प्लॉयड है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो सिंपल चरखे से सूत काट के अपने टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करके एक तरीके से सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं। एंड तब सेल्फ रिलायंस होगी जब चरखे से बने हुए कपड़े की डिमांड बनेगी। इसीलिए गांधी जी खुद भी खद्दर पहनते थे, खादी से बने हुए कपड़ा पहनते थे, चादर भी खादी से बना हुआ पहनते थे, ताकि चरखे से बने हुए कपड़े की डिमांड बढ़े एंड चरखे जो चलाते हैं, जो सेल्फ रिलायंट लोग हैं, उनके पास रोजी रोटी का साधन मिल सके। सो दिस आइडिया ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस इंटाइस्ड द इंडियन मासेस टू रिवर्ड हिम। ये जो आइडिया था सिंप्लिसिटी का, सादा, ये जो आइडिया था साधारण आइडिया एंड सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, ये इंडियन मासेस को, इंडियन जनता को, भारतीय जनता को लुभा गया। एंड गांधी जी को एज ए मास लीडर एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने बात ऐसी ऐसी करी जो देखो लोगों की समस्या पे बात करते थे। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि मिलों में मशीनें आ रही है, एंड जब मशीनें आ रही है मिलों में, तो क्या होगा कि मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा, जो श्रमिक है उनको बाहर निकाला जा रहा, जो लेबर्स है उनको बाहर निकाला जा रहा। इससे क्या हो गया कि वो अनएम्प्लॉयड होगा। एंड एक बार जब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो अब उनके पास कुछ काम करने को नहीं है, तो वो तो भूखे मर जाएंगे। दे आर ऑन द स्टारवेशन। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसके लिए अब हम आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कर सकते हैं, चरखा चला। गांधी जी कहते हैं मुझे मशीन से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि चरखा तो खुद में ही एक मशीन है, चरखा तो खुद में ही मशीन है, लेकिन मुझे इस चीज़ से परहेज है कि मशीन आके ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दे रही है। एंड ह्यूमन लेबर को जब वो रिप्लेस करती है, तो आप देखिए जो पैसा है कलेक्टिवली बट नहीं रहा, पैसा एक कुछ ही तबके के हिस्सों के लोगों के हाथ में है। एंड जो बहुत सारे मजदूर हैं वो बेचारे रोड पे भूखे मरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सो इस चीज़ को, गांधी जी की इस चीज़ को लोगों ने बहुत सराहा एंड वो एक पीपल्स लीडर बन के उभर के सामने आते हैं। देन अगर आप देखेंगे तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, दिस इज द ड्रेसिंग सेंस ऑफ गांधी जी। ड्रेसिंग स्टाइल, सबसे पहले तो वो खुद खद्दर पहनते थे, क्योंकि जो चरखे से बने हुए कपड़े की डिमांड है वो बढ़ सके। लोग अगर इनको फॉलो करेंगे तो वो खद्दर पहनना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि जो मिलों में कपड़े बन रहे हैं पॉलिस्टर के, कॉटन के, उनको फिर उनकी डिमांड घट जाएगी। एंड जो चरखे से खादी के कपड़े बनते थे उनको फिर ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो चरखे को एज ए रोजी रोटी का साधन के रूप में यूज़ करते थे, तो उनके हाथों में पैसा आएगा, उनकी रोजी रोटी चल सकेगी। सो ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ गांधी जी। सो ऑन द कॉन्ट्ररी टू अदर नेशनलिस्ट लीडर की, बाकी सारे लीडर्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ब्लेजर्स पहने हैं, शेरवानी पहनी है। उसी के उलट गांधी जी क्या पहनते थे, धोती एंड चादर, वो भी खादी से बने हुए। ये जो ड्रेसिंग स्टाइल है, ये लोगों को लगा, इससे लोगों को लगा, क्योंकि गांधी जी नेहरू या सुभाष चंद्र बोस के साथ आप देखेंगे तो थे तो उन्हीं के साथ काम करते थे, लेकिन ये ड्रेसिंग स्टाइल देखिए कंप्लीटली डिफरेंट है। तो लोग ज़्यादा गांधी जी से रिलेट कर पाएंगे या सुभाष चंद्र बोस या नेहरू से, क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो तो उनके जैसे है नहीं। नॉर्मल किसान कहाँ से शेरवानी या कोट को अफोर्ड कर पाएगा। तो नॉर्मल किसान या लोग, जब गरीब लोग देखते थे गांधी जी को कि ये तो नॉर्मल खादी की धोती एंड चादर में घूम रहा है, तो ये देखते थे, इनको ये समझ में आता था कि ये तो हम ही में से एक है। तो इन दैट वे हिज ड्रेसिंग स्टाइल मेड हिम द पीपल्स लीडर। इस तरीके से ड्रेसिंग स्टाइल ने भी कंट्रीब्यूट करा उनको एज ए पीपल्स लीडर बनाने में, कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अक्रॉस द क्लासेस फैल गई। देन द र्यूमर्स अबाउट गांधी जी। अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, अफवाह है। तो यहाँ पे कुछ कटिंग्स एनसीईआरटी की, यहाँ पे देखिए तो एक आजमगढ़ का कल्टीवेटर है, उन्होंने कहा कि देखिए हमने क्या करा है कि हमने अपने फील्ड में सैमम उगाया है। अगर हमने अपने फील्ड में वीट को उगाया, गेहूं को उगाया, अगर उस फील्ड में सैमम उग जाएगा तो हम मान लेंगे कि गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है, गांधी जी एक मिराकुलस मैन है, एक बहुत ही जादूगर टाइप आदमी है। एंड इंसिडेंटली क्या होता है, स्ट्रेंजली उनके खेत में सच में सैमम उग जाता है। वही एक र्यूमर से आप यहाँ देख लें। एक जेंटलमैन था गोरखपुर से, वो कहता है कि हम चरखा क्यों चला, क्योंकि पहले से मिल में कपड़े बन रहा। तो उसके बाद जब वो चरखा चलाने से मना करता तो उसके घर में आग लग जाती है। तो ये जो छोटे मोटे र्यूमर्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा गांधी जी की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने में, क्योंकि जैसे जैसे ये रूमर्स फैलते थे, जैसा मान लीजिए 1921 की एक घटना है, एक जुआड़ी के ग्रुप में
एक आदमी जाके बोलता है कि तुम ये जुआ क्यों खेलते हो, ये तो गांधी जी ने मना किया हुआ है। तो उसमें से सारे लोग मान जाते हैं कि हम जुआ से नहीं खेलेंगे, लेकिन एक आदमी नहीं मानता। उसके बाद क्या होता है कि उस आदमी को कुत्ते काट लेते हैं, सॉरी उस आदमी की बकरी को कुत्ते काट के खा जाते हैं। सो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो र्यूमर्स है इन्होंने एक तरीके से कंट्रीब्यूट करा था गांधी जी की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने में और ज़्यादा एग्जैगरेट करने में। सो दैट वाज हाउ द र्यूमर्स हेल्प्ड टू इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी जी बाय मेनी फोल्ड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन इन कांग्रेस। गांधी जी के आने के बाद से कांग्रेस में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आया। सबसे पहली चीज़, गांधी जी ने कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी, कांग्रेस की जो रीच थी, उसको वहाँ वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ जहाँ तक कभी सोचा भी नहीं गया। बंगाल के विलेजेस में कांग्रेस तक पहुँच चुकी थी, उड़ीसा के विलेजेस में कांग्रेस तक पहुँच चुकी थी, मद्रास के विलेजेस में कांग्रेस तक पहुँच चुकी थी। सो गांधी जी पॉपुलैरिटी मेड इट पॉसिबल फॉर कांग्रेस टू पेनिट्रेट टू द एरियाज विच वेर अर्स्टवाइल अनटच्ड, जो कि पिछले गांधी जी के आने से पहले तक जहाँ तक कांग्रेस की कांग्रेस का नाम ही नहीं गया था, वहाँ तक अब कांग्रेस के ऑफिस से, वहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता अब काम कर रहे थे ग्राउंड रियलिटी पे। नाउ a series of प्रजामंडल were established in each princely states to encourage nationalist creeds। जितने भी princely states थे, more than 500 थे, तो इन सब जगह प्रजामंडल्स बनाए गए कांग्रेस के, एंड वहाँ पे फिर नेशनलिस्ट विचारधाराओं को प्रमोट करने का काम शुरू किया गया। गांधी जी कहते थे कि ये जो कांग्रेस की प्रोसीजर है, ऑफिशियल प्रोसीजर, उसमें आप क्या करें, इंग्लिश का इस्तेमाल कम से कम करें, अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप उस इलाके की मदर टंग का इस्तेमाल करें। जैसा मान लीजिए कि मिथिला के क्षेत्र में आप मैथिली का इस्तेमाल कर सकते हैं कांग्रेस के प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए, बंगाल में आप बंगाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगध में मगधी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मदर टंग है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होगा कि ये जो मासेस हैं, जैसा मान लीजिए मिथिला की मासेस है, जब आप उनसे मैथिली में इंटरेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू जब आप इंग्लिश में करेंगे तो बहुत कम लोग तो समझेंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा लोग तो समझेंगे ही नहीं, बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कांग्रेस में, कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल में, कांग्रेस के पैटर्न ऑफ थिंकिंग में। एंड उसके बाद एक जो सबसे एक ब्लेसिंग हुई कांग्रेस के लिए वो ये थी कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के फेज से ऊपर उठ के एक लॉट आती है यंग लीडर्स की। 1917 से 1922 के बीच बहुत सारे यंग लीडर्स गांधी जी से जुड़ते हैं एंड कांग्रेस में खुद को दाखिल करते हैं। इन लीडर्स में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी.बी. कृपलानी, फिर आचार्य कृपलानी भी आएंगे, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत एंड सी राजगोपालाचारी, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे आप कुछ लीडर्स की तस्वीर देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आज़ाद। सो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले तो कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल को बदला गया कि आप अब मदर टंग में यूज़ करें, अपनी प्रोसीजर को कैरी आउट करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंग्लिश। सबसे पहले प्रजामंडल बनाए हर एक प्रिंसली स्टेट्स में, ताकि इससे होगा क्या कि हम नेशनलिज्म को और ज़्यादा फैला सकते हैं। एंड गांधी जी ने जो अक्रॉस इंडिया पैन इंडिया आंदोलन किए थे, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो, फिर सत्याग्रह हो, रॉलेट सत्याग्रह, तो इससे कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी, कांग्रेस की जो रीच थी, वो बहुत अंदर तक घुस गई थी। असम के चाय के बगानों से लेके मुंबई शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक, सब तक कांग्रेस की रीच पहुंच चुकी थी। सो इन दैट वे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ गांधी जी। नाउ गांधी जी ने, हम ये देखा कि गांधी जी को जो गरीब थे, मजदूर थे, आदिवासी महिलाएं, सब उनको एज ए लीडर देखती थी, एज ए मसीहा देखती थी। लेकिन जो उसके विपरीत जो बड़े लोग थे, जो मर्केंट्स थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो गांधी जी को लेके एंड इंडियन नेशनलिज्म को लेके क्या व्यू रखते थे। तो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ये चीज़ पता थी कि अगर देश आज़ाद होगा तो ब्रिटिश कंपटीशन हमारे लिए कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश कंपटीशन तो तब तक खत्म हो चुका रहेगा। अभी जो ब्रिटिश कंपटीशन जो है, हमारे पास जो कंपटीशन कौन है, ब्रिटिश मर्केंट्स हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दी है, उनको ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया एज़ कम्पेयर टू अस। तो अगर देश आज़ाद होगा तो उनकी जो प्रिविलेजेस हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे एंड इकॉनमी ज़्यादा अच्छे से प्रॉस्पर करेगी। उसके अलावा वो क्या करते हैं, कांग्रेस को एंड गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। कुछ बिजनेसमैन, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट खुले तौर पे करते हैं, कुछ सीक्रेटली करते हैं। खुले तौर पे करने वालों में एक जी.डी. बिरला है। सो अगर आप देखेंगे तो जी.डी. बिरला एमंग ऑल, जी.डी. बिरला वाज वन हु वाज मोस्ट वोकल सपोर्टर ऑफ द कांग्रेस। यहाँ पे आप जी.डी. बिरला की तस्वीर भी देख सकते हैं विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो जी.डी. बिरला विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास, ये सारे लोग जो थे, ये लोग ओपनली सपोर्ट करते थे गांधी जी के स्टेप को, कांग्रेस के नेशनलिज्म की विचारधारा को, क्योंकि इनको पता था कि एक बार जब देश आज़ाद होगा तो जो ब्रिटिश कंपटीशन है इनका, जैसा मान लीजिए कॉटन की मिल चलाते हैं, तो इनके पास में ही एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर है, वो भी चलाता। तो वो जो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर है उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ब्रिटिश एक्सेंट का, ब्रिटिश डिसेंट का। तो ये चाहते थे कि देश आज़ाद हो ताकि हम भी प्रॉस्पर कर सकें, देश भी प्रॉस्पर कर सके। इसीलिए गांधी जी के कैंपेन्स को, गांधी जी के मूवमेंट्स को फंडिंग मिलती थी जी.डी. बिरला की तरफ से, जमनालाल बजाज की तरफ से। आप देखेंगे तो पुरुषोत्तम दास भी फंडिंग देते थे। सो ये सारे जो बड़े बड़े मर्केंट्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये जो जमनालाल बजाज हैं, उन्हीं की जो पूरी की पूरी बजाज एक इंडस्ट्री बनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के क्षेत्र में हो या ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हो। फिर ये जी.डी. बिरला है, बिरला का नाम तो सबको पता ही है।
सो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट व्यू था ये कुछ इस तरीके का था। दे ऑल्सो डिड सपोर्ट कांग्रेस, दे ऑल्सो डिड सपोर्ट गांधी जी, इधर ओपनली और सीक्रेटली, या तो खुले तौर पे करते थे या छुप के करते थे, लेकिन करते ज़रूर थे। उनके कैंपस में पैसा रेज करते थे, उनकी मूवमेंट्स में खर्चों के लिए डोनेशन देते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गांधी जी एज अ सोशल रिफॉर्मर, ये जो 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो 1922 से लेकर 1929-30 तक गांधी जी पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस बीच 7-8 सालों तक गांधी जी एज अ सोशल रिफॉर्मर काम करते हैं। सोसाइटी में जितनी भी दिक्कतें थी उनको दूर करते हैं। सो गांधी जी वर्कड एज अ सोशल रिफॉर्मर बिटवीन 1929 टू 1922 टू 1929। सो ये 7-8 सालों तक वो एज अ सोशल रिफॉर्मर काम करते हैं। इसको लेके उन्होंने 2-4 चीज़ों पे काम करा था। सबसे पहले एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो चाहते थे कि ये जो दलितों के साथ भेदभाव होता है इसको दूर किया जाए। ये जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समस्या, उसको खत्म करेंगे तभी तो ये जो, जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा तब तक हम कलेक्टिव ग्रोथ कैसे ला पाएंगे। एंड जब तक कलेक्टिव ग्रोथ नहीं होगा तब तक एक तरीके से पीस मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि मान लेते हैं 4 लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है एंड 40 लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि एक मेंटल पीस की भावना खत्म हो जाएगी एंड फिर लोग वायलेंट होना शुरू होंगे एंड फिर से सिचुएशन केओटिक हो जाएगी। सो ही बेसिकली emphasized अपॉन द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बिसाइड ही बेसिकली emphasized अपॉन द रिलीजियस हार्मनी, कि हमें हिंदू मुस्लिम खास करके, बाकी रिलीजन के साथ तो चले फिर भी ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम हार्मनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा यहीं पे थे। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम किया था कि कैसे हम हिंदू और मुस्लिम्स को तोड़ के रख सकें, क्योंकि ये जो यूनिटी है मुगल एरा में बहुत बढ़िया से बन चुकी थी। ये जो हमारा बॉन्ड है हिंदू मुस्लिम बॉन्ड, वो बहुत बढ़िया से मजबूत हो चुका था, लेकिन उसको ब्रेक करने का काम ब्रिटिशर्स करते हैं। तो गांधी जी एम्फेसाइज कि ये जो रिलीजियस हार्मनी है वो लाए, हम एक दूसरे के प्रति कैसे टोलरेंट हो सके। सो नॉन वायलेंस एंड टोलरेंस, हम एक दूसरे की विचारधाराओं को, एक दूसरे के कृत्यों को, कामों को किस तरीके से टोलरेट करें। तो ये भी जो चीज़ है इसको भी गांधी जी ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा था। इसके बिसाइड गांधी जी सेल्फ रिलायंस को भी एम्फेसाइज करते हैं, खादी के कपड़े पहनने को इंकरेज करते हैं, चरखे चलाने को इंकरेज करते हैं। कहते हैं कि बाहर के कपड़े आप ना पहनें, क्योंकि जब तक बाहर के कपड़े पहनेंगे तब तक जो बाहर के मिले हैं ब्रिटेन टेक्सटाइल है उनकी डिमांड रहेगी एंड ब्रिटिशर्स को पैसा जाता रहेगा। आप इसके बजाय क्या कर सकते हैं, खादी से बने हुए कपड़े पहन सकते हैं। इसको तो देसी वर्कर्स बनाते हैं, इसको तो देसी लोग अपने चरखे से खुद बनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका भी काम हो जाएगा, आपको भी कपड़े मिल जाएंगे एंड उनको भी 2-4 रोटी मिल जाएगी खाने को। सो दैट वाज हाउ गांधी जी वर्कड एज अ सोशल रिफॉर्मर। बेसिकली ही एम्फसाइज्ड अपॉन द 4 आइडियाज: अनटचेबिलिटी, रिलीजियस हार्मनी, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस, कि आप सभी के आइडियाज़ को टॉलरेट करें, उनको सुने, उनको समझने की कोशिश करें, वायलेंट ना हो जल्दी से जल्दी। देन द सेल्फ रिलायंस। सो अब बारी आती है कि 1922 से लेकर 1930 तक, जब तक कि गांधी जी एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं थे, इस ज़माने में वो सोशल रिफॉर्म के प्रति ज़्यादा आकर्षित थे। डिसेबिलिटी ख़त्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म करना है, हमें सेल्फ रिलायंस पे जोर देना है, रिलीजियस हार्मनी बिठानी है। इस बीच इंडिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे थे, क्योंकि गांधी जी वॉज नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स। तो एक टाइमलाइन के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले 1925 में काकोड़ी कांड होता है, आप सबको पता होगा। एक ट्रेन को लूटा जाता है, काकोड़ी स्टेशन है लखनऊ के पास। राम प्रसाद बिस्मिल, इस्फाकुल्ला खान, रोशन लहड़ी, इन सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। हालांकि ये जो सत्याग्रह था ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पे ही बेस्ड था, इसमें भी किसानों का ही मुद्दा था, लेकिन इस सत्याग्रह को गांधी जी लीड नहीं करते। इस सत्याग्रह को लीड करते हैं सरदार पटेल। सो दिस सत्याग्रह इज बेसिकली फेमस फॉर द राइज ऑफ सरदार पटेल एज अ नेशनल लीडर। इस सत्याग्रह के बाद लोगों की नज़र में सरदार पटेल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दिस सत्याग्रह लेड टू द राइज ऑफ सरदार पटेल एज अ नेशनल लीडर इन द आइज ऑफ मासेस। इस सत्याग्रह को हालांकि गांधी जी ने लीड तो नहीं करा था, लेकिन इस सत्याग्रह के लेके गाइडेंस मांगते हुए सरदार पटेल जब उनके पास गए थे तो उनको फिर ब्लेसिंग्स देते हैं, बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे चीज़ें करना। देन फिर 1928 में क्या होता है, उसी साल अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है इंडिया। साइमन कमीशन बेसिकली इसलिए अपॉइंट करा गया था क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो एक कमीशन भेजा गया ब्रिटेन से। उसको ये एनालाइज करने का टास्क दिया गया कि आप इंडिया जाओ, आप क्या करेंगे वहाँ पे इंडिया में स्थिति एनालाइज करेंगे एंड बताएंगे कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना है या इंडिया के इंडियंस को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देना, जो भी चीज़ें आप हमें बताएं। लेकिन साइमन कमीशन को अपोज इसलिए करा गया था क्योंकि साइमन कमीशन जो थे, साइमन कमीशन नाम पहली बात इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे जॉन साइमन। तो जॉन साइमन के नेतृत्व में जो ये कमेटी थी उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे विदेशी थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो लोगों ने इस बात को अपोज किया कि जब हमारे इंटरेस्ट का, हमारे फ्यूचर का फैसला हो रहा है तो हमारे लोग इस कमीशन में क्यों नहीं है, हमारे लोग इस कमेटी में क्यों नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर साइमन कमीशन को अपोज किया जाता है। इसमें भी गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो इसको भी अपना ब्लेसिंग देते हैं, इसको भी अपना गाइडेंस देते हैं। देन 1921 मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन कांग्रेस। कांग्रेस अगेन एक न्यू एरा में घुसती है। लाहौर सेशन ऑर्गेनाइज करा जाता है। जैसा हमने 1907 में देखा था सूरत स्प्लिट हुआ
होगा, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वैसे ही 1929 में जब लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, इसके बाद जो कांग्रेस में बुजुर्ग हैं उनको फिर बिठा दिया जाता है। एंड नाउ कांग्रेस वाज इन द हैंड्स ऑफ यूथ। जवाहरलाल नेहरू को इस लाहौर सेशन में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस नियुक्त किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस भी वहाँ पे थे, बहुत सारे यंग लीडर वहाँ पे होते हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू पहली बार कहते हैं वहाँ पे कि वी आर हेयर टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। वहाँ पे प्रोक्लेमेशन बनाया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, कि हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें गणराज्य बनना है एंड अपना रूल खुद करना है। वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं बनना कि हम अपने इधर इंडिया में टेरिटरी तो रूल कर रहा है लेकिन जो अल्टीमेट सुपीरियर अथॉरिटी है वो ब्रिटेन से है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज। एंड इसी दिन ये डिसाइड करा गया कि हर एक दिन हम 26, हालांकि ये जो कांग्रेस का सेशन था वो 26 दिसंबर 1929 को हुआ था, उस दिन ये डिसाइड करा गया कि हम 26 जनवरी को हर साल एज एन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आफ्टर द लाहौर सेशन इन 1929 it was decided that the Independence Day was to be celebrated on 26th of the January 1930 with full enthusiasm and reverence। की बहुत ज़्यादा उल्लास एंड रेवरेंस के साथ हम एक नए एरा को मार्क करेंगे। यहाँ पे देखें कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बहुत बड़ा प्रोक्लेमेशन करा था। तब तक 1929 से पहले तक ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए या हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमने जो अभी तक इतने ज़्यादा बलिदान दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि हमें ब्रिटिशर्स का गुलाम डोमिनियन स्टेटस के रूप में बन के रहना पड़े, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज। इसके लिए गांधी जी इसके लिए वो प्रोक्लेम करते हैं एंड कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे एंड उसके बाद से हर एक 26 जनवरी को आप इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो ये संविधान है हमारा 26 नवंबर या 26 दिसंबर को बनकर तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन उसको रिलीज करा जाता है, उसको फिर इनेक्ट करा जाता है 26 जनवरी को, इसीलिए क्योंकि ये जो परंपरा थी उसको हमें निभाना था एंड 26 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनाना था इसको, इसीलिए 26 जनवरी को आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। So that was basically the introduction of पूर्ण स्वराज, the election of जवाहरलाल नेहरू as a president of Congress, and उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से सोशलिज्म की विचारधारा से प्रेरित एंड यंग ब्लड, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी हैं, बहुत सारे मौलाना आज़ाद भी हैं, बहुत सारे यंग लीडर्स हैं एंड ये फिर आके कांग्रेस के रिफॉर्म मिशन में काम करते हैं। नाउ गांधी जी 8 सालों तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से जब गांधी जी इतने सालों तक दूर थे तो गांधी जी अचानक से फिर पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं सॉल्ट सत्याग्रह करके, नमक कानून को तोड़ के। सो द सॉल्ट सत्याग्रह, पूरी तरीके से कहानी जानेंगे। एक जो सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट सत्याग्रह आखिर किया क्यों रहा था, सबसे पहले आप सॉल्ट कानून को जाने, नमक कानून को जाने। नमक कानून कुछ ऐसा था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये जो इंडियंस है ना वो अपना नमक खुद ना बनाए, क्योंकि नमक बनाना आप जानते हैं कोई बहुत बड़ा एक प्रोसेस तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई भी बना सकता, सिंपल इवापोरेशन का मेथड लगता है। तो ब्रिटिशर सबसे पहले सॉल्ट पे एक टैक्स लगाते हैं जिसको कि सॉल्ट टैक्स कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, क्लोज टू 40-100%, यानी कि 1400%, यानी कि 14 गुना से ज़्यादा मान लेते हैं। अगर सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 10 रुपये की, तो इस पर टैक्स लगा दिया 140 का, ये बिक रहा है 150 पे मार्केट में। सो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 10 रुपये की, ये बिक रहा मार्केट में 150, तो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे। तो ये जो हाई टैक्स था सॉल्ट पे, ये सबसे पहले नागवार गुजर रहा था ऑडियंस को, क्योंकि सॉल्ट की ज़रूरत तो हर एक हाउस होल्ड में है, सॉल्ट के बिना तो खाना ही नहीं बनेगा, नमक के बिना तो खाना ही नहीं बनेगा। एंड नमक जो कि हर एक हाउस होल्ड की ज़रूरत है, उस पर जब 1400% का टैक्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली अपोजिशन होगा। इसके अलावा ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्होंने कहा कि कोई भी इंडियन अगर खुद का सॉल्ट बनाता पकड़ा जाएगा तो उसे हम जेल में डाल देंगे। सो इंडियंस कुड नॉट मेक देयर सॉल्ट ऑन देयर ओन बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड इलीगल, क्योंकि अगर आप सॉल्ट बनाएंगे खुद से, नमक खारे पानी को यूज़ करके इसको इवेपोरेट करके, तो इसको फिर इलीगल माना जाएगा एंड आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बिसाइड अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेंगे सॉल्ट को लेके तो उसको भी फिर ब्रिटिशर्स आके बर्बाद कर देंगे। सो ये जो सॉल्ट लॉ था बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ऑप्रेसिव है। एक तो सॉल्ट जो है बहुत हर एक हाउस होल्ड की ज़रूरत है, हर एक गरीब हर एक इंसान की ज़रूरत है, बिना नमक के तो कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता। एंड उस पर आपने जो मान लीजिए जो नमक 10 रुपये बिकने वाला है वो 150 में बिक रहा है, यानी कि 1400% का टैक्स लगाया गया, 14 गुना इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। इसको लेके गांधी जी फिर डिसाइड करते हैं कि मैं इस सॉल्ट लॉ को तोड़ूंगा। 1930 में बेसिकली मार्च में डिसाइड करा जाता है कि डांडी बीच था गुजरात में, वहाँ पे गांधी जी जाएंगे अपने वॉलंटियर्स के साथ। एंड ये सख्त हिदायत थी कि जो भी वॉलंटियर्स मेरे साथ जाएंगे वो मार खाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये जो यात्रा थी साबरमती से लेकर डांडी तक की, साबरमती से शुरू होने वाली थी। इस बीच बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी उनको देखने को मिलेगा। सो बहुत सिलेक्टिव प्रोसीजर के रूप में इन वॉलंटियर्स को चुना जाता है। तकरीबन 79 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी रवाना होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि डांडी बीच पे मैं जाके 1930 में एक
एक डेट डिसाइड करा जाता है 6 अप्रैल को। फिर वो तोड़ने वाले थे सॉल्ट लॉ को। सॉल्ट लॉ को तोड़ने वाले बेसिकली ऐसे थे कि सॉल्ट बनाएंगे, समुद्र के पानी से, खारे पानी से सॉल्ट खुद से बनाएंगे, एंड इस तरीके से एक नमक कानून को तोड़ने का प्रथा शुरू होगा, एंड फिर सारे लोग फिर नमक कानून को तोड़ना शुरू करेंगे। सॉल्ट लॉ के पीछे ये कॉन्सेप्ट था। अब इस सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च कैसे किया जाता? सत्याग्रह मीन्स अगेन ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, ये नॉन वायलेंट एग्जीबिशन था, सॉरी नॉन वायलेंट एक ये मूवमेंट था, क्योंकि इसमें कोई वायलेंस तो है नहीं। ऊपर से गांधी जी ने अपने वॉलंटियर्स को ये बात पहले से इत्तला कर दी थी कि आपको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप पे लाठी डंडे भी बरसा जाए, तो आप इसके लिए पहले से तैयार रहो। सो द रीजन बिहाइंड द सॉल्ट सत्याग्रह, प्राइमरी रीजन जो था सॉल्ट सत्याग्रह के पीछे, वो ये था कि सॉल्ट वॉज इंडिस्पेंसिबल इन एवरी हाउस होल्ड, की हर एक हाउस होल्ड में सॉल्ट यूज़ किया जाता है। एंड चूंकि सॉल्ट वॉज द बेसिक नीड, एंड इसके ऊपर जब इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया है 1400% का, तो सॉल्ट लॉ को बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर माना जाता था। लोग चाहते थे कि इस लॉ को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। इसीलिए फिर गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं, इससे एक तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की अकड़ टूटेगी, उसके अलावा क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड है हिंदुस्तान में, क्योंकि सॉल्ट तो हर एक हाउस होल्ड में यूज़ होगा, जहाँ भी खाना बनाया जाएगा वहाँ पे नमक का तो यूज़ होगा ही होगा, एंड फूड इज़ आवर बेसिक नेसेसिटी। तो यहाँ पे गांधी जी ने सोचा कि इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके वी कैन इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड इससे क्या होगा कि हमारे जो मैसेज है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र तक स्प्रेड होगी। सो ये प्राइमरी रीजन था सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च करने का, क्योंकि सॉल्ट वाज द बेसिक नेसेसिटी, एंड इसके ऊपर इस पर ज़्यादा टैक्स भी लगा हुआ है। तो अगर हम इस सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं एंड लोगों को इस सॉल्ट लॉ से निजात दिलवाते हैं, तो और आगे चल के और भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। नाउ द जर्नी ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह शुरुआत हुई 79 वॉलंटियर्स के साथ। गांधी जी रवाना होते हैं साबरमती से ऑन द डेट ऑफ 12 ऑफ द मार्च 1930। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं वैसे वैसे वो सभाएं करते हैं गाँव में, लोगों को प्रेरित करते हैं कि ये जो मूवमेंट है, राष्ट्रवादी मूवमेंट, इसमें आप जुड़े। लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपने ऑफिस से रिजाइन दें, अपने पोस्ट से रिजाइन दें, क्योंकि आप गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व करके अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। फिर गांधी जी का जो काफिला है अंत में दांडी पहुंचता है, एंड 6 अप्रैल 1930 को वो सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं 50,000 लोगों के सामने। देखिए आप, काफिला जो शुरू हुआ था वो 80 लोगों से शुरू हुआ था, एंड अंत तक पहुँचते पहुँचते 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए थे। एंड उनके सामने गांधी जी समंदर से नमक निकाल के उसको एवापोरेट करके, खारे पानी को एवापोरेट करके नमक बनाते हैं, एंड इस तरीके से सॉल्ट कानून को तोड़ा जाता है 50,000 लोगों के सामने। एंड यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब बहुत ही विनम्रता से आपको सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करना है, उसको बोलते हैं अवज्ञा करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत इसी सॉल्ट सत्याग्रह में नमक कानून को तोड़ के हुई थी। नाउ सॉल्ट सत्याग्रह का कुछ और जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। सो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, सबसे पहले गांधी जी जब ये सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं तो इसमें पूरे देश में बंद हो जाता है, मतलब शट डाउन कर दिया जाता है। जो इंडियंस थे वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं, वकील जो थे कोर्ट जाना बंद कर देते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर देते हैं। उसके अलावा गांधी जी का जो ये सॉल्ट सत्याग्रह था, सबको पहले लग ये रहा था कि गांधी जी जो है, चूँकि जब इन्होंने साबरमती से अपनी यात्रा शुरू करी थी, तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे ये डर है कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे गिरफ्तार न कर ले बीच में ही, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करती है। इट वाज सपोज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल अरेस्ट गांधी जी बिफोर रीचिंग द दांडी, की दांडी पहुंचने से पहले ही वो गांधी जी को अरेस्ट कर लेंगे। दो कारण थे। सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को, इस सॉल्ट सत्याग्रह को उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जितना ये डिजर्व करती थी। उन्होंने सोचा कि गांधी जी साबरमती से दांडी की यात्रा कैसे कर पाएंगे, तो बेचारे खुद ही बूढ़े हैं। एंड उसके अलावा वो जब दांडी के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच भी गए थे गांधी जी, तब भी वो इसलिए गिरफ्तार नहीं कर पाती है क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये जो मूवमेंट था पूरा नॉन वायलेंट था, अहिंसक था। तो किस बिनाद पे लोगों को गिरफ्तार कर दिया जा सकता था? अगर लोगों को गिरफ्तार किया जाता, चूंकि जैसे जैसे ये प्रोसेसन जितना मैसिव होता जाता है वैसे वैसे इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करना शुरू करती है। तो अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता तो दैट वुड बी अ बिग न्यूज़। एंड रीज़न तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे वो तो कोई हिंसा का प्रदर्शन नहीं कर रहा, वो तो चुपचाप दांडी की तरफ कूच कर रहे हैं, एंड वहाँ पे चुपचाप उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट इन नेचर। गांधी जी को वो लोग अरेस्ट नहीं कर पाए, एंड इसलिए गांधी जी सक्सीड करते हैं सॉल्ट कानून को तोड़ने में। एंड इसके अलावा एक चीज़ और जाननी आपको ज़रूरी है कि दांडी मार्च के साथ ही जैसे जैसे दांडी मार्च का प्रोसेशन आगे बढ़ता है एंड और बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं, तो लोगों ने अलग अलग इलाकों में सॉल्ट मार्च शुरू किया, नमक कानून को तोड़ने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। केरला के क्षेत्रों में, कर्नाटक के क्षेत्रों में, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर जगह जहाँ पे भी कोस्टल
लाइन लगती थी, वहाँ पे लोग सॉल्ट मार्च करना शुरू करते हैं। एंड इंक्लूडिंग गांधी जी, मेनी थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वेर अंडर अरेस्ट बिकॉज सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना इलीगल था। हमने आप देखा था पिछले स्लाइड में कि सॉल्ट लॉ के दो एस्पेक्ट थे बेसिकली, एक तो 1400% टैक्सेस, एंड उसके अलावा जो सॉल्ट लॉ को खुद से मैन्युफैक्चर करना, सॉल्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करना, दैट वाज कंसिडर्ड इलीगल बाय द ब्रिटिश। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना केवल दांडी मार्च बल्कि बहुत सारी जगहों पे जब मार्च होना शुरू हुआ, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। एंड अब लोग तो जानबूझ के कानूनों को तोड़ेंगे, ऐसी कानूनों को तोड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन एंड ब्रूटल है। उसके बाद सॉल्ट लॉ के कुछ ग्लोबल एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि सॉल्ट लॉ का ग्लोबल मीडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले एक इमेज देखिए आप, गांधी अपने वॉलंटियर्स के साथ दांडी की तरफ कूच कर रहे हैं। सो एन इमेज ऑफ दांडी मार्च। नाउ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह एक शायद पहला सा मूवमेंट था, बाकी मूवमेंट के कंपेरेटिवली इसको ग्लोबल मीडिया का अटेंशन बहुत ज़्यादा मिला। सो द सक्सेस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह अट्रैक्टेड द हेडलाइंस ऑफ ग्लोबल मीडिया। एंड टाइम्स मैगजीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड मैगजीन है अमेरिका की, उसने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू होने से पहले, जब दांडी के लिए कूच करने ही वाले थे, साबरमती से निकलने ही वाले थे, तब उन्होंने कहा था कि गांधी तो कभी दांडी तक पहुंच ही नहीं सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। लेकिन जब दांडी तक पहुंच जाते हैं लोग, गांधी इंक्लूडिंग, गांधी भी खुद पहुंचते हैं, लीड कर रहे थे वो सॉल्ट मार्च को, तो टाइम्स मैगजीन उनको सेंट का नाम देते हैं, कहते हैं कि वो तो संत है भाई, उनमें तो मिराकुलस पावर्स हैं। सो बेसिकली गांधी जी वॉज बीइंग पोर्ट्रेड एज अ हीरो, गांधी जी को हीरो के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा था। एंड हिज ग्लोबल पॉपुलैरिटी वेंट स्काई रॉकेटिंग, उनकी जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी थी वो मेनी फोल्ड बढ़ गई। एंड टाइम्स मैगजीन कंसिडर्ड गांधी जी एज अ सेंट एज वेल एज अ स्टेट्समैन। टाइम्स मैगजीन क्या कहता है कि गांधी जी संत भी है एंड एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी है, बहुत ही अच्छे एक राजनीतिज्ञ भी हैं। सो ये ग्लोबल इम्पैक्ट था, बहुत ज़्यादा कवरेज मिली इस सॉल्ट सत्याग्रह को। एंड सॉल्ट सत्याग्रह के कुछ पेक्युलर फीचर्स के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, जिसको कि आप आंसर्स में अगर यूज़ करेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा एम्बेलिश हो जाएगा। सो फीचर्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। पहली चीज़, सॉल्ट सत्याग्रह, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, लोग नमक कानून तोड़ रहे हैं खुद से नमक बना के। इट गॉट अ ह्यूज अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। सबसे पहली चीज़ जो सॉल्ट सत्याग्रह को खास बनाती है वो ये कि इसने इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन बहुत ज़्यादा गैदर किया। टाइम्स मैगजीन आया, ब्रिटेन की मैगजीन, लंदन के पेपर्स लिख रहे थे इसके बारे में। उसके बाद ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमने स्वदेशी मूवमेंट में देखा था कि वहाँ पे भी महिलाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह में स्पेशली बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। एंड स्पेशली गांधी जी से परमिशन ली गई थी, एक महिला एक्टिविस्ट थी, सोशलिस्ट थी, उन्होंने परमिशन लिया कि गांधी जी से कहा कि हम भी इस सॉल्ट सत्याग्रह में आपके साथ आना चाहते हैं और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे हम भी चाहते हैं कि सॉल्ट मार्च निकाली जाए। तो गांधी जी ने उसको फिर अपना नोट दिया, उसको फिर अपनी अनुमति दी। एंड फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट सत्याग्रह में जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती है। एंड तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सॉल्ट सत्याग्रह में जो इतना मैसिव प्रोसेशन हुआ था, इतना मैसिव नॉन वायलेंट प्रोसेशन हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिशर्स चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो अरेस्ट भी करते, वो अगर लाठी भी चलाते तो कैसे चलाते, क्योंकि ये जो प्रोसेशन है ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंट है, इसमें तो कोई हिंसा की बात कर ही नहीं रही। तो ब्रिटिशर्स को अब एनालाइज हो गया था, ब्रिटिशर्स को अब रियलाइज हो गया था कि ये जो गांधी के नेतृत्व में भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर है, ये अब हमारी सत्ता को ज़्यादा दिन रहने नहीं लेगी, ज़्यादा दिन रहने नहीं देगी। सो द रूल ऑफ अस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग नाउ। ये हम लोग अब ज़्यादा दिनों तक इंडिया में रहने नहीं वाले। अब जो है एरा ऑफ डायलॉग शुरू होगा कि अब हालांकि ब्रिटिशर्स को पहले भी पता था कि जो राष्ट्रवादी हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह की जो सक्सेस थी एंड जिस तरीके से इसने इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन गैदर किया था, तो अब ब्रिटिशर्स को लग गया था कि अब ज़्यादा दिनों तक आप इंडियंस के पर्सपेक्टिव को, इंडियंस के इंटरेस्ट को दरकिनार नहीं रख सकते। इसीलिए अब बातें शुरू होती हैं, द एरा ऑफ डायलॉग्स। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करी जाएंगी, गांधी जी खुद वॉयसराय इरविन से मिलकर बात करेंगे। सो बात करना इसलिए अब ज़रूरी हो गया था क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अब हमारे हाथ से चीज़ें चली गई हैं, अब हम चाह के भी कुछ चीज़ों को ऑपरेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेस करेंगे कैसे, सारी चीज़ों तो नॉन वायलेंट नेचर की हैं, सारी चीज़ों में तो हिंसा है ही नहीं, तो ऑपरेस करेंगे कैसे। एंड जब चूंकि इतना इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन मिल रहा है, तो अगर हम कुछ भी खराब स्टेप लेते हैं तो बाकी क्रिटिसिज्म तो हमारा होना ही है वर्ल्ड मीडिया में। सो द एरा ऑफ डायलॉग्स स्टार्टेड एंड दैट स्टार्टेड विद द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा एक राउंड टेबल इस टाइप का टेबल होता है एंड लोग मीटिंग करते हैं, कभी कॉर्पोरेट या ऑफिशियल गवर्नमेंट मीटिंग्स में आपने देखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रधानमंत्री हेड कर रहा है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है, यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी है, तो इस तरीके से लोग बैठते थे। तो ये हमारा राउंड टेबल हो गया। ये इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वॉइसराय जाते थे, गवर्नमेंट की अथॉरिटी जाती थी, कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। हालांकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई भी आदमी नहीं गया था। सो इट वाज हेल्ड इन नवंबर 1930, कि ये 1930 के नवंबर में होता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लंदन में हुआ था दोनों, जिसको कि हिंदी में कहते हैं गोल मेज सम्मेलन,
गोलमेज सम्मेलन, सॉरी गोलमेज, जो कि गोल है एंड मेज यानी कि टेबल। सो गोलमेज सम्मेलन जो पहला हमारा 1930 के नवंबर में आयोजित किया गया था। एंड इसमें कोई भी जो कांग्रेस का या कोई भी भारत का बड़ा लीडर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता एक्सेप्ट बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर 3 हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे एंड बी आर अम्बेडकर तीनों में पार्टिसिपेट करेंगे। बी आर अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू एंड बी आर अम्बेडकर, ये दो ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं, दोनों का बढ़िया था रेपुटेशन इंडियन मीडिया में। ये दोनों ही वाहिद पर्सनैलिटीज़ हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। सो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी ना तो कांग्रेस का बड़ा लीडर जाता है, न ही मुस्लिम लीग का बड़ा लीडर जाता है। एंड लेट मी टेल यू कि मुस्लिम लीग अब तक बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुकी थी, क्योंकि हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन के बाद मुस्लिम लीग का जो पैटर्न है एक्सपेंशन का, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। नाउ नो सब्सटैंशियल कंक्लूजन कुड बी ड्राउन आउट, क्योंकि इसमें तो बड़े लीडर्स ने पार्टिसिपेट कराई नहीं था, तो कहाँ से किसी बड़े कंक्लूजन की तरफ इस कॉन्फ्रेंस को ले जाया जा सकता था। उसके बाद गांधी जी खुद मिलते हैं लॉर्ड इरविन से, जो उस समय वाइसराय हैं, तो इनको गांधी इरविन पैक्ट, फिर एक एग्रीमेंट होता दोनों के बीच, तो गांधी इरविन पैक्ट इसको कहते हैं हम लोग, गांधी इरविन समझौता। इसमें बेसिकली क्या कहा गया था, सबसे पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत, सॉल्ट सत्याग्रह के अंतर्गत जो बहुत सारे प्रिजनर्स थे, यानी कि हमने देखा था कि गांधी जी को लेके बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनको फिर रिलीज़ करने की बात करी गई। गांधी जी ने कहा कि हम क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेते हैं, आप हमारे प्रिजनर्स को आज़ाद कर दो, आप हमारे जो कैदी हैं उनको आज़ाद कर दो। यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी है कि गांधी जी को ये बात कही गई थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं, इनकी आप रिहाई की बात करें, लेकिन गांधी जी ने तर्क दिया था कि चूंकि इन्होंने वायलेंस का रास्ता चुना था, इसीलिए वो इनकी वकालत करने नहीं वाले। फिर इस पैक्ट की, इस गांधी इरविन समझौते की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करी जाती है, क्योंकि इसमें केवल एक एक्सचेंज हो रहा है। गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर रहे हैं, एंड उसके अलावा लॉर्ड इरविन क्या कर रहा है, जो प्रिजनर्स जो कैद में किए गए थे लोग सत्याग्रह के दौरान, सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उसको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन जो कि सबने एक्सपेक्ट किया था कि गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं, उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर थे, तो इनसे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जाके कुछ इंडिपेंडेंस को लेके कुछ प्रॉमिस लेके आएंगे वायसराय से, कि हमें आज़ादी कब मिलेगी, हमें स्वाधीनता कब मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करा गया। नाउ जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसको गांधी जी खुद इसमें गांधी जी खुद पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट वाज हेल्ड इन 1931 में हुआ था, सितंबर टू दिसंबर के बीच होता है, एंड इसमें गांधी जी जाते हैं, कांग्रेस के और भी बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये हो जाता है कि कांग्रेस ने सोचा कि हम तो पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि कांग्रेस को लग रहा था, क्योंकि ये तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस इंडियन नेशनलिज्म को लीड करती है, एंड इंडियन नेशनलिज्म में सारे लोग आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, मजदूर हो, किसान हो, सारे लोग आते हैं। लेकिन कांग्रेस को अपोज किया, कांग्रेस के इस माइंडसेट को अपोज किया मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट्स ने। मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों के हितों को कहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है, मुस्लिमों के हितों को तो, मुसलमानों के हितों को तो मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करती है, तो अगर आपको मुसलमानों को लेकर कुछ बात करनी है तो आप मुस्लिम लीग से करेंगे। वहीं भी प्रिंसली स्टेट्स का अपना एक ग्रुप था, जो रजवाड़े होते थे, रजवाड़ों ने कहा कि कांग्रेस हमारे भी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो आपको अगर रजवाड़ों के इंटरेस्ट से बात करनी है तो हमसे बात करें, कांग्रेस से बात ना करें। तो कांग्रेस ट्राई टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, बट वॉज अपोज बाय द मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट एंड बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस जो है दलितों के एंड जो SC ST लोग हैं उनके हितों को नहीं उनके हितों की अनदेखी कर रही है, तो आपको अगर इनके इंटरेस्टेड को कंसिडर करना है तो आप कांग्रेस से कैसे बात कर सकते हैं। तो इस कारण ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, कांग्रेस को 3 पार्टी से देखेंगे आप, 3 तरफ से अपोजिशन का सामना झेलना पड़ता, एक तो मुस्लिम लीग, एक प्रिंसली स्टेट्स एंड तीसरा बी आर अम्बेडकर। मुस्लिम लीग कहती थी कि कांग्रेस मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, प्रिंसली स्टेट्स कह रहे थे कि रजवाड़ों का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस नहीं करती, बी आर अम्बेडकर कह रहे थे कि अगर आपको दलितों के बारे में, अगर आपको नीची जाति के लोगों के बारे में कुछ फैसला लेना है तो आप इनसे बात करें, आप कांग्रेस से क्यों बात करते हैं, कांग्रेस का तो कोई भी बड़ा लीडर नीची जाति से नहीं है। सो दैट वाज द सिनेरियो। इसीलिए ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये भी इनकंक्लूसिव रहता है, इसमें भी कोई बड़ा कंक्लूजन नहीं निकलता। हालांकि ऊपर से एक नुकसान हो जाता, कम्युनल अवार्ड यहाँ पे थोप दिया जाता। कम्युनल अवार्ड बेसिकली क्या था, 1909 में ना जो एक्ट आया था उसको हम लोग मोरले मिंटो रिफॉर्म्स से बोलते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या कहा गया था कि हम क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट में कॉन्सेप्ट पहले निकाला गया था, सबसे पहले तो था मुस्लिमों के लिए ही, बाकी फिर आगे चल के उसमें सिख ईसाई पारसी लोगों को जोड़ा गया, रिलीजन के बेसिस पे था। तो इसमें क्या कहा गया था कि ये जो जैसे मान लीजिए एक इलेक्टोरेट है वो मुस्लिमों के लिए रिजर्व है, ए नाम का एक इलेक्टोरेट है वो मुस्लिमों के लिए रिजर्व है। इसमें क्या होगा कि मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, एंड उनको वोट देने के लिए केवल मुस्लिम ही जाएंगे। सो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था। जैसे मान लीजिए कि कोई सीट सिखों के लिए रिजर्व है तो वहाँ पे सिख कैंडिडेट ही खड़ा होगा, एंड उसको फिर वोट देने सिख
सिख नॉमिनीज ही जाएंगे, सॉरी सिख वोटर्स ही जाएंगे। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। फिर इस कम्युनल अवार्ड में ये बात और ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई, कहा कि दलितों के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो इससे गांधी जी और ज़्यादा बौखला गए। वो चाह रहे कि अनटचेबिलिटी खत्म हो, वो चाह रहे कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, एंड आप फिर से ये जो कम्युनल अवार्ड है उसके तहत दलितों को एंड SC STs को इंक्लूड करके इस डिफरेंसेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा, तब तक कैसे हम लोग एक पटल पे बैठ के बात कर सकते हैं। एंड जब आपने कम्युनल अवार्ड ले आया तो इससे क्या होता है कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था पहले मुस्लिमों के लिए था, फिर सिख ईसाई पारसी लोगों के लिए खोला गया, बौद्ध जैन के लिए, फिर दलितों के लिए भी खोल दिया गया कम्युनल अवार्ड के थ्रू। तो इस बात को B.R. अम्बेडकर तो हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी वकालत करते हैं। गांधी जी कहते हैं, अगले स्लाइड में आप देख ही लें गांधी जी का क्या ओवरव्यू था इस कम्युनल इलेक्टोरेट को लेकर, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। तो गांधी जी कहते हैं, गांधीज व्यू ये कैन सी, गांधी जी कहते हैं कि हम जो अनटचेबिलिटी की भावना को खत्म करना चाहते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट तो बहुत ज़्यादा रोड़ा बन के खड़ा है। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा मान लीजिए कि ए नाम की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, या मान लेते हैं नाम ही ले लेता है, ऐसा मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ की, ठीक है। लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर हमने रिजर्व कर दिया दलितों के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि दलित रिप्रेजेंटेटिव ही खड़े होंगे, दलित कैंडिडेट ही खड़े होंगे, एंड उनको वोट देने केवल दलित ही जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक कंप्लीट एक बैरिकेड्स बन जाएगा। तो ये जो आइसोलेशन था, इसको गांधी जी बहुत ही ज़्यादा मानते थे खराब, क्योंकि हम तो चाह रहे कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। गांधी जी कहते थे कि वी आर ट्राइंग टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, एंड अगर आप ऐसे इनको आइसोलेट कर देंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी देके एंड सेपरेट इलेक्टोरेट देके, ना केवल ये चीज़ तो चले बहुत बढ़िया थी। आज भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती है मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, लेकिन ये चीज़ तो गलत थी ना कि उनको वोट देने केवल दलित ही जाएंगे। आप दलितों के लिए सीट रिजर्व करें कि वहाँ पे केवल दलित रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा, तो दलित कैंडिडेट ही बैठेंगे वहाँ पे, लेकिन उनको वोट देने के लिए केवल दलित ही क्यों जाए, सारे कम्युनिटी के लोग जा सकते हैं। तो दैट वाज बेसिकली महात्मा गांधी वाज अपोजिंग अबाउट, कि उनको ये लग रहा था कि ऐसा करके ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है वो और घटेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। B.R. अम्बेडकर का जो व्यू पॉइंट था वो ठीक उसके उलट था। वो चाहते थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो बहुत सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि यहाँ से आप देखें, यहाँ इस लास्ट की लाइनों को देखें, वो ऊपर व्यथा बताते हैं कि कैसे जो हिंदू अपर क्लासेस हैं उन्होंने दलितों को, उन्होंने आदिवासियों को किस तरीके से पीड़ित किया है। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि इन दीज सर्कमस्टांसेस इट वुड बी ग्रांटेड बाय ऑल फेयर माइंडेड पर्सन्स दैट एज द ओनली पाथ फॉर अ कम्युनिटी सो हैंडीकैप्ड, एक कम्युनिटी जो कि इतनी ज़्यादा पीछे चली गई है, उसको राइज करने के लिए, उसको फिर से खड़े होने के लिए एक सेपरेट प्रिविलेज की ज़रूरत होगी, ताकि जिसको कि सेपरेट इलेक्टोरेट का नाम दिया जाता। अम्बेडकर इसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी वकालत करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको लेके फिर बाद में इन दोनों पे ठनती भी है, बाद में इन दोनों पे फिर मनमुटाव होते हैं, एंड अल्टीमेटली फिर गांधी जी अनशन पे जाते हैं, एंड फिर पूना पैक्ट होता है। फिर अम्बेडकर मान जाते हैं कि देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, लेकिन आपको दलितों के लिए सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक आज तक हमारे डेमोक्रेसी में होता है। सो दैट वाज द पूना पैक्ट। किस तरीके से होता है एंड कैसे पूना पैक्ट होता है, गांधी के क्या व्यूज़ थे, अम्बेडकर के क्या व्यूज़ थे। अम्बेडकर क्या कहते थे, अम्बेडकर को लगता था कि दलितों और जो शोषित वर्ग है इनके साथ तो बहुत सालों सदियों से इनके साथ शोषण हुआ, तो इनको जब तक आप एक्स्ट्रा पुश नहीं देंगे तब तक ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इनकी भी जो पॉइंट थी वो वाजिब थी, गांधी के भी पॉइंट में दम था। वो कहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट तो है, ये और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लाएगा, क्योंकि ये दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे केवल दलित कैंडिडेट खड़ा होगा, ये दिक्कत है कि उसको वोट देने केवल दलित जाएंगे। इससे एक आइसोलेशन का माहौल बनेगा, एंड इससे क्या होगा कि कलेक्टिव ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी एंड अम्बेडकर दोनों की बात रखी जाती है। गांधी जी कहते थे कि वोट देने सारे लोग जाएंगे, तो अम्बेडकर ने कहा सारे लोग जाएंगे। अम्बेडकर कहते थे कुछ सीटें आप रिजर्व करो, तो गांधी जी ने कहा कुछ सीटें हम रिजर्व करेंगे दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, लेकिन वोट देने सारे लोग जाएंगे। ऐसा नहीं कि दलितों के लिए कोई सीट रिजर्व है तो दलित ही जा रहे हैं वोट देने, सिखों के लिए कोई सीट रिजर्व है तो सिख ही जा रहे हैं वोट देने। सो दैट वुड नॉट बी गोइंग टू कंसिडर्ड। ये सारी जो आपकी व्यूज़ हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके गांधी एंड अम्बेडकर की। उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं कांग्रेस एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या चीज़ें हुई हमने देखा, आगे चल के फिर रॉलेट सत्याग्रह आता, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह होता है, बीच में फिर बहुत सारे काकोड़ी कांड हो गए, सैमन कमीशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये सारी चीज़ें होंगी। अब कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी थी, कांग्रेस एक सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू एक बहुत केपेबल लीडर थे, यंग लीडर थे। तो कांग्रेस, अब वर्ल्ड वॉर सेकंड भी शुरू होने वाला था, अब कांग्रेस उस समय क्या स्टैंड लेती है, कांग्रेस किस तरीके से इम्पैक्टेड होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड से, वो सारी चीज़ों को हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। सो नाउ कांग्रेस को अपीज करने के लिए, भारतीय जनता को अपीज करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, जिसके तहत आपने सुना होगा अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आरबीआई को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात यही इसी एक्ट में करी गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिकली प्रोविजन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट। इसमें पहली बार बात करेगी कि इंडियंस को अब गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस में अब इंडियन पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती है। इसके लिए प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, एंड कांग्रेस वॉन मैसिवली इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस। जो प्रोविंसेस थे हमारे, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया जिसमें कि आज का उत्तरांचल एंड
उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं, फिर एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था। तो इन सारे प्रोविंशियल इलेक्शन में देखेंगे तो कांग्रेस वन मैसिवली। उसके बाद अगर आप स्टैट्स देखें तो 11 प्रोविंसेस उस समय टोटल इंडिया के होते थे, उसमें से 8 में तकरीबन इंडिया के कांग्रेस के कहें तो प्राइम मिनिस्टर थे एंड कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी। सो 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वाज नाउ बीइंग रूल्ड बाय द कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रोविजन बनाया गया कि अब जो इंडियन पार्टीज है वो प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन को अब हम गवर्नमेंट में अलाउ करते हैं। उसके बाद एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है तो फिर से जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि कांग्रेस उनका साथ दे, जैसा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दिया गया था। तो कांग्रेस एक डील क्रैक करने की कोशिश करती है। कांग्रेस कहती है कि सरकार हम आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा एंड ये कंक्रीट वादा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं कि आप वादा करके मुकर गए। आपको एक वादा ये करना पड़ेगा कि आप हमें आज़ाद कर देंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के साथ ही। लेकिन इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो कि देखें ये जो इलेक्शन हुए 1935 के बाद हुए 1936-37 के आसपास, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंटरप्ट होता है 1939 में। तो 2-3 सालों तक रूल करने के बाद जब कांग्रेस को ये एश्योरेंस नहीं मिलता है ब्रिटिशर्स की तरफ से कि हम आपको बदले में आज़ादी देंगे, तब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बेसिकली रिजाइन कर देती है एंड अगेन सत्याग्रह का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है कि हमें फ्रीडम चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उनकी स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर है, ऊपर से कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस ने सोचा कि अगर हम अभी रिजाइन देके अल्टीमेटली सत्याग्रह शुरू करेंगे मैसिव स्केल पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा एंड अल्टीमेटली वो फ्रीडम दे देंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो अब ऐसा नहीं था जैसा कांग्रेस सोच रही थी। बेसिकली पॉलिटिकल सिनेरियो पहले कैसा होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बात करती थी केवल कांग्रेस से। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस दो ही पार्टीज होती थी, दो ही स्टेक होल्डर्स होते थे, पॉलिटिक्स के दो ही स्टेक होल्डर्स होते थे, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एक हमारे कांग्रेस होगा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी, मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी थी। सो नाउ देयर वाज अ पॉलिटिकल लव ट्रायंगल। द पॉलिटिकल लव ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे ट्रायंगल, मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। सो देयर वाज नाउ द 3 स्टेक होल्डर्स इन द रिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। कि पॉलिटिक्स सियासत के अखाड़े में अब 3 पार्टीज थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। तो अगर कांग्रेस से ही केवल डील क्रैक करेंगे तो मुस्लिम लीग वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे एंड मुस्लिम लीग वालों से समझौता किया जाए तो कांग्रेस वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स भी ये चाहते थे कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक तो कभी हो ही नहीं सकते एंड ब्रिटिशर्स खुद कमज़ोर थे। तो अब सिलसिला शुरू होता है कि अब क्या करा जाए, क्योंकि हमारी हालत बहुत ख़राब है। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमारी हालत बहुत ख़राब है, हम कॉलोनी तो रन कर ही नहीं सकते। तो इसको देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बौखला जाती है एंड लेकिन ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय विंस्टन चर्चिल, वो चाहते थे कि इंडिया को हम छोड़े ना, कुछ भी हो जाए हमें इंडिया में अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी भी हिलना पड़े, लेकिन फिर भी हम इंडिया को एज ए कॉलोनी कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि इंडिया हमारी एक तो सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी है, ऊपर से लार्जेस्ट कॉलोनी है, ऊपर से हमारी सबसे प्रॉफिटेबल कॉलोनी भी वही है। सो विंस्टन चर्चिल सोचते हैं कि इनको इंडिपेंडेंस देने के बजाय हम क्या करते हैं, गांधी जो कि इनका सबसे बड़ा लीडर है, उनके साथ निगोशिएट करने के लिए हम अपने सबसे बढ़िया डिप्लोमेट को भेजते हैं। सो एक डिप्लोमेट थे हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे विंस्टन चर्चिल, वो स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजते हैं गांधी जी से मिलने के लिए एंड एक डील नेगोशिएट करने के लिए। सो ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स एंड गांधी जी की टॉक थी, सीरीज ऑफ टॉक्स, ये भी फ्यूटाइल जाती है, कोई सब्सटैंशियल कंक्लूजन नहीं निकलता है। फिर गांधी जी अंत में डिसाइड करते हैं कि अब अंग्रेज मानने नहीं वाले, अब हमें लास्ट नेल इनके कॉफिन में गाड़ना ही पड़ेगा। सो ही बेसिकली डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। इसमें कहा कि अब ये लास्ट मूवमेंट होने वाला है, ये भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है उसके कॉफिन में आखिरी कील होने वाली है। हियर यू कैन सी द पीपल गैदरिंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि इसमें कोई बड़े लीडर का ज़्यादा रोल नहीं था, बल्कि जो यंग रिवॉल्यूशनरी थे, यंग लीडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके थे। महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, यंग वेलेट पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए सतारा के क्षेत्र में हो गया या मेदिनीपुर के क्षेत्र में, ये जो मूवमेंट था बहुत ज़्यादा इंटेंस था। सतारा के क्षेत्र में तो यंग लड़कों ने इवन एक गवर्नमेंट भी टेम्परेरी बना दी थी, जिसको कि बाद में कांग्रेस की सरकार जब आज़ादी के बाद आती है तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करके हटाया जाता। अल्टीमेटली क्या होता है, यंग रिवॉल्यूशनरीज इसलिए इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे क्योंकि जो बहुत सारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था,
या तो अरेस्ट कर लिया गया था या डिटेन में रख दिया गया था। सो वाइल कांग्रेसमैन वेड इन जेल, मुस्लिम लीग ने इस सिचुएशन को एज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करा, क्योंकि देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में अब कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स तो जेल में हैं, एंड जो यंग रिवॉल्यूशनरीज है, जो कि अनट्रेंड रिवॉल्यूशनरीज हैं, वो जाके यहाँ सड़कों पर खड़ी है। तो मुस्लिम लीग क्या करती है, अब अपना एक्सपेंशन करती है, अब अपने इन्फ्लुएंस को उन इलाकों तक ले जाती है जहाँ पे वो लोग स्कार्सली नोन थे, यानी कि पंजाब एंड सिंध के इलाकों तक वो पहुँचते हैं। पंजाब एंड सिंध के इलाकों में वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, टू नेशन थ्योरी के प्रोपेगेंडा को मुस्लिम्स को अपीज करने का काम करते हैं। एंड यही पंजाब एंड सिंध का जो इनका इन्फ्लुएंस का एक्सपेंशन है, ये देखेंगे तो आगे चल के इसी इलाके में तो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ है ना। आज का जो पाकिस्तान है वो मेजरली उस समय मेजर पोर्शन पंजाब का कवर करता है, एंड नीचे से सिंध है, उधर कुछ पख्तूनवा के इलाके हैं। सो ये जो पोर्शन था पंजाब एंड सिंध का, ये इसी समय मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस में आया था, जब कांग्रेसमैन वेर इन जेल एंड पीपल्स वेर इन द रोड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट में देखेंगे तो बहुत सारे कांग्रेसमैन जेल में, इंक्लूडिंग गांधी जी, कांग्रेस के लगभग सारे बड़े लीडर जेल में, सारे बड़े लीडर कांग्रेस के जेल में। एंड जो रिवॉल्यूशन है, जो ये क्रांति है, जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो कैरी आउट किया जा रहा यंग रिवॉल्यूशनरीज द्वारा, महिलाओं द्वारा। एंड ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने वाला मूवमेंट था। इतना बड़ा मूवमेंट शायद भारतीय नेशनलिज्म की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं था। सो यू कैन सी द गैदरिंग हियर, समंदर है पूरा आदमियों का। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के आसार दिख रहे थे, तो गांधी जी को रिहा किया जाता। गांधी जी एंड बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको रिहा किया जाता। गांधी जी रिहा होकर सबसे पहले क्या करते हैं, जिन्ना के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि मुस्लिम लीग अब छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन नहीं रही, मुस्लिम लीग बहुत तगड़ी कंपटीशन बन चुकी है कांग्रेस के लिए। क्योंकि मीन वाइल दे वर इन जेल, जब तक कांग्रेस में जेल में थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तब तक मुस्लिम लीग ने अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बहुत तेज़ी से एक्सपैंड किया था। तो जिन्ना से बात करना गांधी जी को अब ऑब्वियस लगा कि अब जिन्ना से बात करे बिना तो कोई काम होगा नहीं, क्योंकि अब अगर देश को आज़ाद होना है तो प्रतिनिधित्व किसको दिया जाए, तो ये जो जिम्मेदारी है देश संभालने की वो किसको दी जाएगी, कांग्रेस को या मुस्लिम लीग को। इसीलिए मुस्लिम लीग या कांग्रेस में एक समन्वय बैठाना, एक एग्रीमेंट करना, एक पैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मीनवाइल ब्रिटिशर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्ना के घर जाते हैं गांधी जी, एंड जिन्ना के हाथ में यहाँ पे पाइप है। जिन्ना वॉज नोन टू बी वेरी लग्जीरियस पर्सन। इनका जो घर है मालाबार हिल्स में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक मैंशन था, बहुत ही लग्जीरियस मैंशन। तो महात्मा गांधी जिन्ना से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स मुस्लिम लीग के लीडर से बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी पॉइंट पे हमारी एग्रीमेंट बैठ जाए। मेन मसला ये आ रहा था कि मुस्लिम लीग चाहती थी, टू नेशन थ्योरी में बिलीव करती थी, एंड कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को सरासर नेगलेक्ट करते थे ये लोग। मुस्लिम लीग चाहती थी कि अगर आप दो नेशन नहीं बना सकते तो कम से कम हमारे लिए सेपरेट प्रोविंसेस बनाओ, जिसमें कि हमें खास ऑटोनॉमी दें। आप दो तीन चीज़ों का मामला रखें, विदेश मंत्रालय रखें, या दो, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में कुछ समय पहले होता था 370 आर्टिकल से पहले, कि जब वो था कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के सारी चीज़ें कश्मीर की गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करती थी। ऐसी ही ऑटोनॉमी मुस्लिम लीग के लीडर्स चाहते थे, हमारे लिए सेपरेट प्रोविंसेस बने कम्युनल बेसिस पे। इसको भी कांग्रेस सरासर नकारती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो हम लोग अपोज क्यों कर रहे थे, इसीलिए ना क्योंकि ये जो विभाजन था वो कम्युनल बेसिस पे था। मीनवाइल जो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जानी थी वो तो कम्युनल बेसिस पे दी जानी थी, इसीलिए कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच कोई समन्वय, कोई एग्रीमेंट नहीं बैठ रहा था। लेकिन तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी इस देश को छोड़ने का फैसला कर लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड इट्स माइंड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, बट द क्वेश्चन वाज कि किसके हाथों में इंडिया की सत्ता दी जाएगी। इसीलिए लॉर्ड वेबल एक सीरीज ऑफ टॉक्स अरेंज करवाते हैं, अगेन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की कुछ भी समन्वय बैठे, लेकिन ये भी फ्यूटाइल जाता है, इसमें भी कोई सब्सटैंशियल कंक्लूजन निकल के नहीं आता, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी ही डिफरेंट थी। कांग्रेस कहती है कि मुस्लिमों का तो रिप्रेजेंटेशन हम कर ही रहे हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग की बात कहाँ से आ गई, एंड मुस्लिम लीग कह रही थी कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, इसलिए हमें सेपरेट नेशन बना के दो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं 1946 के, इसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज पैटर्न देखने को मिलता है कि जनरल सीट्स जितने भी थे, अनरिजर्व सीट, उस पर कांग्रेस मैसिवली जीतती है, सारी सीटें जीत जाती है, सारी अनरिजर्व सीटें कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन जो भी सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व करी गई थी उन सारी सीटों पे मुस्लिम लीग का कब्जा हो जाता। इससे अब देखें कि पोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका। मुस्लिम लीग के हाथों में लगभग 90% से ज़्यादा मुस्लिम भारत के आ चुके थे। उस समय तो भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आता था। तो ये आप देखिए, ये जो आंकड़ा है, मुस्लिम लीग वॉन मैसिवली इन द सीट्स दैट वर रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स। तो इससे आप देखें कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है, यानी कि कांग्रेस के साथ हिंदू एंड अपर क्लासेस के लोग हैं, मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ मुसलमान हैं। सो ये जो पोलराइजेशन था वो अब कंप्लीट हो चुका था। ब्रिटिशर्स सब आखिरी दाव खेलते हैं, कहते कि हमने एक कैबिनेट से कमेटी बनाई है, उसके साथ लॉर्ड वेवल जो कि उस समय वाइसरॉय है वो काम करेंगे, वो एक प्लान आपके सामने प्रपोज करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस को कि हमने एक प्लान बनाया आपके लिए
कि जब हम आपको आज़ादी देंगे तो आपको कैसे रहना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आपके सामने रखते हैं, आप इस पे गौर करिएगा। सो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में प्रपोज किया जाता है। इट वाज अ प्रपोजल मेड बाय वॉयसरॉय लॉर्ड वेबल एंड द कैबिनेट मिशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, बेसिकली बात करी गई थी एक फेडरल 3 टियर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की। फेडरल था यानी कि इसमें आप कहें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जानी थी मुस्लिम लीग को। तो इसको फिर आगे चल के देखेंगे तो कांग्रेस वाले अपोज करते हैं। ये फेडरल था एंड इसमें कहा गया था कि 3 टियर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा, इसमें मुस्लिम लीग को ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो कि वो डिमांड कर रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी दे, 2-3 क्षेत्र छोड़ के सारी चीज़ों का अख्तियार हमें दे दिया जाए। तो इसको लेके फिर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। अल्टीमेटली इट फेल्ड टू परसुएड द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। अल्टीमेटली कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री नहीं कर पाती है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना क्या देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो चुका है। इसके बाद वो एक डायरेक्ट एक्शन डे बुलाते हैं 16 अगस्त 1946 को। इसने सारे मुसलमानों को, भारत के सारे मुसलमानों को मोबिलाइज कर दिया एंड 16 अगस्त 1946 को, चूँकि वो डायरेक्ट एक्शन डे, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि इस दिन हम छीन की आज़ादी लेंगे एंड अपने लिए एक सेपरेट नेशन भी लेंगे। इस दिन बहुत ही ज़्यादा राइट्स एंड बहुत ही ज़्यादा हिंसा एरप्ट होता है, खास करके बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार के क्षेत्रों में जहाँ पे मुस्लिम एंड हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो हियर कैन सी द पिक्चर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना हु कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th of August 1946। अब हालात काबू से बाहर जा चुके थे, अब हालात हाथों से बाहर जा चुके थे। अब अल्टीमेटली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है पार्टीशन के कॉस्ट पे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। सो ऑन द डेट ऑफ 15th of August 1946, अच्छा, लॉर्ड वेबल को हटा के फिर लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया जाता वायसरॉय के पद पे। लॉर्ड माउंटबेटन की जवाहरलाल नेहरू से अच्छी बनती थी, दोस्त थे दोनों, तो उन्होंने सोचा कि डील नेगोशिएट करनी है तो जान पहचान के लोग रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सो आफ्टर ए लॉट ऑफ फेल्ड डिस्कशन अल्टीमेटली पावर का ट्रांसफर होता है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिलती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत एक एक्ट पारित किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आपको ये नाम रखना ज़रूरी है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके तहत आज़ादी मिलेगी। 1947 में ये एक्ट पारित किया गया एंड 15 अगस्त 1947 को पावर का ट्रांसफर हो गया ऑफिशियली। लॉर्ड माउंटबेटन साइन करते हैं। नाउ जवाहरलाल नेहरू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इसके साथ ही पार्टीशन भी होता है। 14 अगस्त 1947 को एक सेपरेट नेशन का फॉर्मेशन होता है, दैट वाज टू बी कॉल्ड एज पाकिस्तान। सो दिस मार्क द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के साथ ही क्या होता है, चूंकि पार्टीशन के साथ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे हिंदू जाना चाहेंगे, मान लेते हैं बांग्लादेश के। अच्छा, पार्टीशन हुआ था वो कैसे हुआ था, सिंध और पंजाब के प्रोविंसेस इधर जो है वो पाकिस्तान के पास गए थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा गया था। इधर जो ईस्ट बंगाल का पोर्शन था जो कि 1905 में बाइफरगेट किया गया था, उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से कहा गया, जो कि आज का हम बांग्लादेश नाम से जानते हैं। सो चूंकि लोग जब माइग्रेट करना चाहेंगे तो हिंसा होगी तो ब्लडी राइट्स वेयर हैपनिंग ऑल अराउंड द बंगाल, दिल्ली, पंजाब, बिहार, हर जगह हिंसा, खून, कहीं पे हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, कहीं पे मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। गांधी जी बेचारे इस समय इस हिस्टोरिक मोमेंट को मिस करते हुए, क्योंकि उनको रहना चाहिए था वहाँ पे दिल्ली में जब ये पावर ट्रांसफर हो रहा था, वो इस समय ये ज़रूरी समझते हैं कि चूंकि इतने ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, रिफ्यूजीज़ माइग्रेट कर रहे हैं, तो मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है, मेरा राइट्स के विक्टिम्स को सर्व करना, रिफ्यूजीज़ को सर्व करना ज़रूरी है। एंड मीनवाइल द सेरेमनी, पावर ट्रांसफर सेरेमनी वॉज गोइंग ऑन इन दिल्ली एंड जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1947 की तस्वीर है, भारत का तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा, हमारे लाल किला पे, रेड फोर्ट पे लाल किला, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हमारे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद भारत गणतंत्र बनने की तैयारी शुरू करता है, संविधान लिखने की तैयारी शुरू करता है एंड एक अलग जर्नी पे हम लोग चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के नेतृत्व में। बहरहाल ये सब तो इंडियन इंडिपेंडेंस की कहानी है। इसके बाद गांधी जी के साथ क्या हुआ, द लास्ट हीरोइक डेज, जब इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को, गांधी जी ने इस ड्रीम को सालों से देखा था, वो एक दिन का व्रत रखते हैं एंड गांधी जी स्पेंट हिज मोस्ट ऑफ द टाइम विथ राइट विक्टिम्स एंड रिफ्यूजीज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। गांधी जी का मेन कंसर्न ये था कि इंडिपेंडेंस तो हमें मिली है लेकिन एट एन अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट, पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। एंड पार्टीशन हुआ उसके बाद जो इस लेवल की हिंसा हुई है, रिफ्यूजीज आ रहा तो उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा, राइट विक्टिम्स जो दंगाओं में मारे गए उनके साथ बहुत बुरा हाल किया जा रहा। सो गांधी जी उनके साथ रहते थे, रिफ्यूजीज कैंप में टाइम बिताते थे, उनको सर्व करते थे एंड गांधी जी ने फर्दर फिर कांग्रेस को फोर्स किया कि आप एक रिजोल्यूशन पास करें राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ के नाम से। सो इसमें उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी किसी भी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का हनन नहीं किया जाएगा, उनके इंटरेस्ट को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा। भारत की सरकार हमेशा माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी, उनका ख्याल रखेगी। एंड वो भी ये भी चाहते थे कि हम हमेशा अपने नेबर के साथ
चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान हो, हालांकि अब तो बांग्लादेश है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें। एज ए वर्ल्ड लेवल पे हमको एक जाना जाए, पार्टीशन भले ही हुआ है लेकिन अभी भी हमें सुदृढ़ तरीके से कलेक्टिव ग्रोथ करनी है। सो ही एम्फेसाइज्ड ऑन इक्वल एंड कलेक्टिव ग्रोथ वाइल इंश्योरिंग पीस। हमें पीस भी मेंटेन करना है। नो राइट्स नाउ, नो वॉर नाउ, सो नो वायलेंस नाउ। नाउ गांधी जी की जो ये बात थी कि हमें नेबर्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, एंड बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते थे कि गांधी जी ने मुसलमानों को अपीज किया है थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट। उन्होंने मुसलमानों को केवल अपीज किया है ताकि उनका जो पर्पस है वो फुलफिल हो सके। इसीलिए एक ख़ास तबका उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसी ख़ास तबके के एक जो महानुभाव है नाथूराम गोडसे, वो आके 30 जनवरी 1948 को इनको असैसिनेट कर देता है। एंड इससे पहले ही 20 जनवरी को भी इन पे गांधी जी पे एक डेथ अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन हालांकि ही सर्वाइव्ड। बट नाथूराम गोडसे जो कि पुणे का एक ब्राह्मण था, वो 30 जनवरी 1948 को आके इनको असैसिनेट कर देता है। एंड नाथूराम गोडसे खुद भी एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय हिंदू न्यूज़पेपर एक निकलता था, उसमें वो लिखा करते थे। एंड उन्होंने गांधी को अपीजर ऑफ द मुस्लिम करार दिया है कि ये मुसलमानों को अपीज करते हैं अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरीके से इस सितारे का पतन होता है। द फॉल ऑफ कॉमेट, यू कैन सी द लास्ट जर्नी ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पे आप उनका शव देख सकते हैं जो अब स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहा है। सो अब मेन सोर्सेज क्या क्या है महात्मा को जानने की, उनको देखते हैं। नोइंग द गांधी, नोइंग द महात्मा, मेजर सोर्सेज फॉर नोइंग द महात्मा। सबसे पहला आता है पब्लिक एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। पब्लिक स्क्रिप्ट्स मतलब पब्लिक स्पीचेज जो कि उन्होंने पब्लिक स्पेस पे भाषण वगैरह दिए थे। प्राइवेट स्क्रिप्ट्स मतलब प्राइवेट चीज़ें जैसे कि लेटर्स हो गया। एक लेटर का कंपाइलेशन बहुत फेमस है हरिजन नाम से, जो कि गांधी जी को जो बाहर के लोग लिखा करते थे, बाकी के लोग, उनको गांधी जी कंपाइल करके पब्लिश करते हैं हरिजन नाम से। फिर एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है जो कि जवाहरलाल नेहरू, पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो जिन्होंने गांधी जी को जो भी पत्र लिखा था उसको फिर कंपाइल करके पब्लिश करते हैं बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से। तो आप प्राइवेट लेटर को पढ़ के उनके इमोशंस के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीचेस में लोग अपने आप को एक्सपोज बहुत कम करते हैं। उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज़ है जो कि गांधी जी ने खुद भी लिखी है। उसके बाद बायोग्राफीज़ है जो दूसरे लोगों ने गांधी जी पे लिखी, वो भी एक मेजर सोर्स बन सकती है गांधी जी को जानने का। हालांकि ऑटोबायोग्राफी पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी जिन चीज़ों को छुपाना चाहते होंगे उनको उन्होंने छुपा लिया होगा। सो दैट वाज द सिनेरियो। उसके बाद तीसरा जो है दैट इज़ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अगर आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा सा क्रिटिसाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे पुलिस रिकॉर्ड्स हो सकता है, या जो उनका ब्यौरा दिया जाता था, चाहे वो सॉल्ट मार्च के लिए प्रस्थान कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो जो उनके बारे में लिखा जाता था, उनके मूवमेंट्स पे नज़र रखी जाती थी, वो सारी चीज़ें। एंड देन द लास्ट न्यूज़पेपर, जो उस समय न्यूज़पेपर था, चाहे वो देसी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर हो, चाहे वो ग्लोबल न्यूज़पेपर हो, उनमें गांधी जी के बारे में जो लिखा गया है उनसे भी हम एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ से भी हम गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। सो दैट्स इट इन द महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप ये कुछ लेटर्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें जो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या क्या विचारधाराएं उस समय कांग्रेस में क्लैश कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू थोड़े से सोशलिस्ट थे, राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल थोड़े से कंजर्वेटिव थे, थोड़ा सा दोनों के बीच क्लैश होता था। गांधी जी मीडिएटर का काम करते थे। तो आपको बहुत ही अंदरूनी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी आगे चल के। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, दैट्स इट इन दिस लेसन। होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताने की कोशिश करी है, चाहे वो मूवमेंट की शुरुआत हो, क्या रीजंस थे, क्या कंक्लूजन रहा, हमने सारी चीज़ों पर मेहनत करा है। एक भी डिटेल को हमने मिस नहीं किया इस चैप्टर में। सो होप कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। एंड आपकी सुविधा के लिए हम इस वीडियो में टाइम स्टैम्प लगा देंगे। आप इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए, आखिर तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।